अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों के रोज़े भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे जा रहे होंगे। चलिए अल्लाह का शुक्र है। और आ जाते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है नेक नाम। मलिक सफदर हयात साहब की ही लिखी हुई कहानी है। मोहब्बत अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इंसानों का एक ख़ास तोहफ़ा है। ये मोहब्बत कुछ लोगों की वजह से अपनी उस पाकीज़गी को खो चुकी है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपनी अना के लिए और अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए किसी और की मोहब्बत को छीनना अपना हक़ समझते हैं और इंसान ख़ुद इंसानियत का दुश्मन हो जाता है। इंसानियत तो मोहब्बत का दर्ज देती है, लेकिन वहीं पर इंसान मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ ऐसे होते हैं अपने जो अपनों की ही खुशी के दुश्मन होते हैं, अपने की ही मोहब्बत के दुश्मन होते हैं। यहाँ तक कि वो दिलों को उजाड़ देते हैं, ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं और उनके रास्तों में ऐसे कांटे बिछा देते हैं कि सारी ज़िंदगी उनकी उन कांटों में उलझ कर रह जाती है। इस कहानी में भी एक नौजवान है जो अपनी मोहब्बत को सही और जायज़ तरीके से हासिल करना चाहता है, जो अपनी महबूबा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसके रास्ते में भी ऐसे कांटे बिछा दिए गए कि वो उसमें उलझ गया। क्या उसने अपनी महबूबा को पा लिया या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था? इस कहानी में देखते हैं मलिक सफदर हयात साहब की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है नेक नाम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग कहीं और जल रही होती है और धुआं कहीं और से उठता दिखाई देता है। आज मैं आपको जिस केस की रुआदात सुनाने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है। इन दिनों मैं ज़िला गुजरनावाला के थाने सदर में तैनात था। वो मौसम सरमा के दिन थे। जनवरी का महीना दबे कदमों अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था, यानी उसके ख़त्म होने में चंद रोज़ अभी बाकी थे। वो गालबन 20 जनवरी की तारीख़ थी। मैं हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा था, थानेदारी कर रहा था कि शमशाद अली ASI और एक कांस्टेबल इरशाद हुसैन मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने उन्हें फ़ौरन अपने पास बुला लिया। वो दोनों गुजरनावाला की तहसील वज़ीराबाद से आए हुए थे। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने उनकी आमद की गर्ज़ व गायत मालूम की तो ASI शमशाद अली ने बताया, मलिक साहब ये गुमशुदगी का मामला है जनाब। किसकी गुमशुदगी? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बंदे का नाम सलीम है सरकार, वो वजाहत करते हुए बोला। सलीम 15 जनवरी से गायब है। आज 20 जनवरी है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब ये हुआ कि सलीम पिछले 5 दिन से लापता है। लेकिन मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन आप लोग वज़ीराबाद से सलीम की तलाश में यहाँ आए हो, जिससे ज़ाहिर होता है कि गुमशुदा बंदे का ताल्लुक़ भी वज़ीराबाद से ही है। मेरे थाने से उसकी तलाश या गुमशुदगी का क्या वास्ता? बहुत गहरा वास्ता है मलिक साहब, शमशाद अली ने अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। ये ठीक है कि सलीम वज़ीराबाद के एक मोहल्ले निज़ामपुरे का रहने वाला है और वज़ीराबाद से मुताल्लिका थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 जनवरी को लिखवाई गई थी, मगर हमारी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक सलीम आपके इलाके से गायब हुआ है, लिहाजा हमें आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा। वज़ीराबाद का रिहायशी मेरे इलाके से गायब हुआ है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बात दरअसल ये है जनाब। ASI मुझे मामले की हकीकत से तफसीलन आगाह करते हुए बोला, सलीम वज़ीराबाद का रिहायशी ज़रूर है, मगर वो यहाँ गुजरानावाला के इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े एक टेक्सटाइल मिल्स में काम करता है। वो हफ्तावार छुट्टी पर ही अपने अहले खाना से मिलने वज़ीराबाद जाया करता था। हफ्ते के बाकी दिन वो इधर ही रहता था। उसने मोहल्ला शरीफपुरा के एक घर में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, 15 जनवरी को उसे वज़ीराबाद जाना था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके अहले खाना को तशवीश हुई, क्योंकि अगले रोज़ यानी छुट्टी के दिन उसकी मंगनी थी। तायाज़ाद ज़रीना से उसकी मंगनी होने वाली थी, लेकिन सलीम की अदम दस्तयाबी के बाद घर में अफरा तफरी फैल गई। छुट्टी का दिन जैसे तैसे उसका इंतज़ार करते हुए गुजर गया। अगले रोज़ यानी 17 जनवरी को सलीम के घर वालों ने गुजरानवाला आकर फैक्ट्री से उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि वो 14 जनवरी की दोपहर ही को फैक्ट्री से रवाना हो गया था। इस सूरत हाल ने सलीम के घर वालों की परेशानी को बढ़ा दिया।
जब वो 14 जनवरी बरोज़ जुमा फैक्ट्री से रवाना हुआ था तो फिर वो अपने घर वज़ीराबाद क्यों नहीं पहुंचा था? फैक्ट्री वाले इस हवाले से कुछ भी बताने से कासिर थे। जबकि सलीम के विरसा की अक्ल जवाब दे गई तो किसी के मशवरे पर उन्होंने बुध 19 जनवरी को वज़ीराबाद के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और आज हम तफ्तीश के लिए वज़ीराबाद से यहाँ आए हैं। आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर किसी किस्म की कोई कार्रवाई तो नहीं की? एएसआई के खामोश होने पर मैंने इस्तिफसार किया। जनाब, हम तो सीधे आपके पास हाजिर हुए हैं। शमशाद अली बड़ी फरमाबरदारी से बोला। ये इलाका आपके थाने की हुदूद में आता है। हम आपके इल्म में लाए बगैर कोई कार्रवाई किस तरह कर सकते थे? ये जिस दौर का वाक़या है उस ज़माने में थाने में नफरी की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। गोजरानवाला का सनती इलाका मेरे ही थाने की हुदूद में आता था। ये आपने बहुत अच्छा किया कि सीधे मेरे पास चले आए। मैंने सताइशी नज़र से बारी बारी शमशाद अली और इरशाद हुसैन की तरफ देखा। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका गुमशुदा बंदा सलीम मेरे इलाके में कहीं भी मौजूद है तो मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, शमशाद अली जल्दी से बोला। हमें आपसे ऐसे ही ताउन की उम्मीद थी। मैं आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। आप मुझे गुमशुदा सलीम के बारे में सब कुछ तफसील के साथ बताएं ताकि मैं उसकी तलाश के लिए एक मुअस्सर लाएहाए अमल तरतीब दे सकूं। एएसआई ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में मुझे वाक़यात व हालात से आगाह करने लगा। मैं उसके बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आप इस केस के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो जाएं और दौरान मुताला या दौरान समात आपका जहन किसी उलझन का शिकार न हो। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि गुमशुदा नौजवान सलीम का ताल्लुक वज़ीराबाद के एक मोहल्ले निज़ामपुरा से था। वज़ीराबाद को ज़िला गोजरानवाला की तहसील का दर्जा हासिल था और ये दरियाए चनाब के किनारे वाक़ था। वज़ीराबाद की छुरियाँ और चाकू पूरे मुल्क में मशहूर थे। सलीम की उम्र 25 साल के आसपास थी। वो गंदुमी रंग का हामिल एक दरमियाने कद का शख्स था। उसकी फैमिली वज़ीराबाद में थी, जबकि वो रिस्क और रोज़गार के सिलसिले में गोजरानवाला के सनती इलाके में आया हुआ था। गोजरानवाला ही के एक मोहल्ले शरीफपुरा में उसने आर्जी रिहाइश भी इख्तियार कर रखी थी। मोहल्ला शरीफपुरा मस्कूरा टेक्सटाइल मिल्स के ज़्यादा दूर नहीं था। इस मिल्स का नाम स्टार टेक्सटाइल मिल्स था। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इस नाम को। सलीम अपने वालिदैन का इकलौता था। उसका बाप शफीक खेती बाड़ी के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाता था। सलीम की माँ का नाम हयात बीबी था। वाक़यात के मुताबिक 16 जनवरी बरोज़ इतवार सलीम को अपनी तायाज़ाद ज़रीना के साथ मंगनी करनी थी। ज़रीना मोहल्ला निज़ामपुरा में उसके पड़ोस में ही रहती थी। ज़रीना का बाप यानी सलीम का ताया हनीफ वज़ीराबाद के मेन बाज़ार में कपड़े की दुकान करता था, जिससे अच्छी खासी गुज़र बसर हो जाती थी। ज़रीना की माँ जन्नत बीबी एक फरबा और बीमार औरत थी। ज़रीना भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और अपनी आँख बंद होने से पहले जन्नत बीबी उसको खुशी खुशी रुखसत कर देने की ख्वाहिश रखती थी। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम को हफ्ता 15 जनवरी फैक्ट्री से छुट्टी करके सीधे अपने घर वज़ीराबाद पहुंचना था, जहां अगले रोज़ यानी इतवार 16 जनवरी को उसकी मंगनी का प्रोग्राम तय था। मगर वो अपने घर नहीं पहुंच सका था, जबकि फैक्ट्री वालों का बताना ये था कि वो जुमा 14 जनवरी की दोपहरी को छुट्टी कर गया था। मैंने ये तमाम तर मालूमात अपने जहन में महफूज की और वज़ीराबाद के एएसआई शमशाद से पूछा, तुम लोगों ने गुमशुदा सलीम के हवाले से पूछताछ की तो होगी, वो उसकी गुमशुदगी के बारे में क्या कहते हैं? हमने हर जाविये से उनसे ढेरों सवाल पूछे, शमशाद अली ने जवाब दिया, मगर वो इस सिलसिले में कुछ भी बताने से कासिर हैं। क्या पहले भी वो कभी इस तरह से बगैर बताए गायब हुआ था? नहीं जनाब, एएसआई ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। सलीम के घर वालों के मुताबिक इस नौइयत का वाक़या पहली बार पेश आया है। सलीम की किसी से दुश्मनी वगैरह के बारे में वो क्या कहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से सवाल किया। जनाब, सलीम के बारे में इधर वज़ीराबाद में तो बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, शमशाद अली ने मोतदिल अंदाज में बताया। आज तक इसका किसी के साथ कोई बड़ा झगड़ा या फड्डा नहीं हुआ। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये बंदा कहाँ गायब हो गया? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। कहीं इसे कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? हाँ, ऐसा हो सकता है।
वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमने तमाम हालात आपको बता दिए हैं मलिक साहब। बंदा आपके थाने की हुदूद में गायब हुआ है, इसलिए उसकी तलाश और बाजियाबी के सिलसिले में भी आप ही हमारी मदद करेंगे। बेशक मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा। मैंने बड़े एतमाद से कहा, यह दर हकीकत पुलिस डिपार्टमेंट से ताउन होगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज की, फिर इस्तिफ़सारिया अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आप लोगों के पास सलीम की कोई तस्वीर वगैरह होगी? ओह, एएसआई अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी कैसा पागल हूँ, सलीम का फ़ोटो साथ लेकर आया हूँ और अभी तक आपको दिखाया ही नहीं। फिर वो अपने थैले में से एक डायरी बरामद करते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल सलीम की तस्वीर है जनाब। डायरी में से उसने एक तस्वीर निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये देखें मलिक साहब, इस तस्वीर में सलीम भी है। मैंने मज़कूरा तस्वीर उसके हाथ से ले ली और बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। वो एक पोर्ट्रेट फ़ोटो था जिसमें दो अफराद नज़र आ रहे थे, एक घुंघरियाले बालों वाला और क्लीन शेव और दूसरा दाढ़ी वाला। मैंने तस्वीर का मुआयना जारी रखते हुए एएसआई शमशाद अली से सवाल किया, इनमें से सलीम कौन है? वो जिसने मूछ दाढ़ी मुंडवा रखी है। वो मेरी मुश्किल आसान करते हुए बोला, उसे क्लीन शेव रहने का बहुत शौक़ है। हालांकि यार दोस्त इस हवाले से उसका मजाक भी उड़ाते रहते हैं कि जिसकी मूछ नहीं उसका कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। और सलीम के साथ ये दूसरा दाढ़ी वाला नौजवान कौन है? मैंने अब की बार एएसआई शमशाद की आंखों में देखते हुए पूछा। ये सलीम का कोई दोस्त है, उसने बताया, इधर गोजरान वाला में ही रहता है। उसका नाम सलीम के घर वालों को पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लूँगा ये बंदा कौन है और सलीम के साथ इसकी किस किस्म की दोस्ती थी। मैंने मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर एएसआई शमशाद की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे 1-2 दिन की तफ्तीश के लिए मौका दें। अल्लाह ने चाहा तो सलीम का सुराग लगाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे मलिक साहब, शमशाद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। सलीम के घर वाले उसकी गुमशुदगी से सख्त परेशान हैं। ये तो बात ही परेशानी की है शमशाद अली, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अगर किसी की बकरी गुम हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। ये तो एक जीता जागता जवान जहान इंसान है जिसकी मंगनी होने वाली थी। हमारे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? शमशाद अली ने पूछा। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो हम में से कोई आपके पास रुक जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं शमशाद अली, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुना ही दूँगा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। वो उठकर खड़े होते हुए बोला, चले ठीक है जी। मैंने बारी बारी उन दोनों से मुसाफा करते हुए कहा, उड़ाइस साहब को मेरा सलाम कहना। अच्छा जी, ज़रूर कहूँगा। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला। सुफियान उड़ाज इस थाने का इंचार्ज था जहाँ से एएसआई शमशाद अली और कांस्टेबल इरशाद हुसैन आए थे। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं गुमशुदा सलीम के बारे में सोचने लगा। थोड़ी ही देर में हवलदार नबी बख्श मेरे पास आ गया। उसने शमशाद अली और इरशाद हुसैन के बारे में मुझसे पूछा, मलिक साहब ये मुलाजिम और किसी और इलाके से आए थे ना? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है नबी बख्श, मैंने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये एक गुमशुदा बंदे की तलाश में वज़ीराबाद से यहाँ आए थे। मैंने उसके बाद निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में हवालात के निगरान नबी बख्श को वज़ीराबादियों की आमद की गर्ज़ व गायत से आगाह किया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, तो इस बंदे को तलाश करने का मिशन कब से शुरू करना है मलिक साहब? हवलदार नबी बख्श बहुत ही मुस्तैद और जोशीला एहलकार था। अक्सर मौक़ों में वो मेरे साथ रहता था। मैंने उसकी आंखों में नया अज़्म और नई तरंग देखी तो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, नेक कामों में ताख़ीर मुनासिब नहीं होती नबी बख्श, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। पहले किधर का रुख करना है मलिक साहब? स्टार टेक्सटाइल मिल्स, मैंने फ़ैसलाकुन अंदाज में कहा। आखिरी मर्तबा इस गुमशुदा जवान सलीम को जुमा 14 जनवरी को इसी फैक्ट्री में देखा गया था। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम 14 जनवरी को दोपहर में फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं समझता हूँ हमें अपनी तफ्तीश का आगाज़ इसी फैक्ट्री से करना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ सरकार, वो खड़े होते हुए बोला। मैं अभी चंद मिनट में सनती इलाके की तरफ जाने के लिए सवारियों का बंदोबस्त करता हूँ, आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें।
मैं उसी लम्हे से तैयार हूँ। मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। हवलदार के जाने के बाद मैं एक बार फिर फ़ोटो के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। जैसा कि मैंने बताया है कि 2 अफराद का पोर्ट्रेट फ़ोटो था और एएसआई शमशाद अली के मुताबिक सलीम के साथ उसका कोई गुजरान वाला दोस्त भी उसके साथ में था। ये दोनों जवान खासे खुशगवार मूड में नज़र आते थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि दोनों में गहरी दोस्ती है। अगर मैं इस नामालूम और बेनाम दाढ़ी वाले नौजवान को ढूंढ निकालता तो उसकी मदद से बआसानी गुमशुदा सलीम का सुराग लगाया जा सकता था। मैं चंद लम्हात तक सलीम और उसके दोस्त के नक्शो निगार को अपनी याददाश्त में महफूज करने की कोशिश करता रहा, फिर तस्वीर को पलट दिया। अगले ही लम्हे मुझे एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। तस्वीर के पीछे उस फोटोग्राफ़र की मुहर सबत थी जहां से सलीम और उसके दोस्त ने अपना ये फ़ोटो बनवाया था। इस फोटोग्राफ़र के स्टूडियो का नाम तस्वीर महल था और एड्रेस रेल बाज़ार का दर्ज था। रेल बाज़ार रेलवे स्टेशन के सामने ही वाक़ था। सलीम की तलाश के सिलसिले में इस फ़ोटोग्राफ़र को भी चेक किया जा सकता था। तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अगलब इम्कान यही था कि फ़ोटोग्राफ़र सलीम या उसके दोस्त को बआसानी पहचान लेगा। सलीम तक रिसाई के लिए ये एक नया रास्ता मिल गया था, लेकिन सबसे पहले मुझे फैक्ट्री जाकर मालूमात हासिल करना थी। जनवरी का महीना मौसम सरमा का जोबन शुमार होता है। ये मौसम अमूमन अक्टूबर के इख्तिताम से शुरू होकर मार्च के आगाज़ तक चलता है, मगर जनवरी में ये अपनी जवानी की बहार दिखला रहा होता है। आजकल फ़िज़ा में ठंड रची बसी थी। दोपहर के बाद में हवलदार नबी बख्श के साथ स्टार टेक्सटाइल्स मिल्स पहुंच गया। थाने से फैक्ट्री तक का सफ़र हमने एक तांगे में तय किया था। मज़कूरा फैक्ट्री मेरे थाने से लगभग 5 मील के फासले पर शहर से बाहर सनती इलाके में वाक़ई थी। आजकल तो गोजरान वाला अच्छा खासा फैल गया है और पता ही नहीं चलता कब शहर ख़त्म हुआ और कब सनती इलाका यानी इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ। लेकिन जब का ये वाक़या है, उस ज़माने में आबादी खाल ही नज़र आती थी। स्टार टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक पहुंचने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। गोजरानवाला का सनती इलाका मुख्तलिफ मसनूआत की फैक्ट्रियों से भरा हुआ था, जिनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तादाद गालिब थी। हम उस वक्त यूनिफॉर्म में थे, लिहाजा हमें हाथों हाथ लिया गया। फैक्ट्री के बाबू यानी मालिक ने हमें फ़ौरन अपने कमरे में बुलाया। ये कमरा फैक्ट्री का ऑफिस था, जहां मालिक के अलावा फैक्ट्री का मुंशी भी मौजूद था। आजकल जिस पोस्ट पर जनरल मैनेजर या अकाउंटेंट और कैशियर वगैरह काम करते हैं, उस ज़माने में ये तीनों पोस्ट एक ही अल्लाह के बंदे के पास होती थी, जिसे उर्फ़ आम में मुंशी कहा जाता था। स्टार टेक्सटाइल मिल्स के मालिक का नाम मेराजुद्दीन था और मुंशी का नाम अब्दुल जब्बार। रस्मी अलग सलग के बाद बाबू मेराज ने हमारी खातिर तवाज़ा के लिए कोई बंदोबस्त करने का इरादा जाहिर किया ही था कि मैंने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, हम अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर थाने से निकले हैं। ये कैसे हो सकता है जनाब? बाबू मेराज अपनायत भरे लहजे में बोला। आप पहली मर्तबा मेरे पास आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हैं? हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं, अगर वो पूरा हो गया तो मैं समझूंगा हम यहाँ से आपकी दावत खा कर जा रहे हैं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे इस वक्त आपके ताउन की ज़रूरत है। हुक्म करे थानेदार साहब। बाबू मेराज गहरी संजीदगी से बोला, आपके किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। मुंशी जब्बार भी सोचती हुई नज़र से मुझे देखने लगा। इससे पहले कि मैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करता, नबी बख्श उठकर खड़ा हो गया और आम से लहजे में बोला, मलिक साहब आप बाबूजी से बातचीत करें, तब तक कि मैं घूम फिर कर फैक्ट्री की सैर कर लेता हूँ। बाबू मेराज और उसका मुंशी जब्बार उलझन ज़दा नज़रों से हवलदार नबी बख्श को तकने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में इजाज़त देते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। मैं नबी बख्श के तरीक़ाकार से अच्छी तरह वाकिफ़ था। बाबू मेराज और मुंशी जब्बार से मुज़ाकरात के लिए 2 अफराद की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा इस दौरान में नबी बख्श फैक्ट्री के दिगैर मुलाजिमीन से मिलकर सलीम की गुमशदगी के राज तक रसाई हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। जब भी मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी, नबी बख्श ऑफिस से खारिज हुआ तो मैं दोबारा बाबू मेराज की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर ठहरे हुए लहजे में उसे बताया, बाबूजी आपकी फैक्ट्री में सलीम नाम का एक बंदा काम करता है, मैं उसके बारे में कुछ मालूमात लेने के लिए आपके पास आया हूँ। आप उस सलीम की बात तो नहीं कर रहे जो वज़ीराबाद का रहने वाला है?
मुंशी ने चौंके हुए लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। वो सलीम अब न वज़ीराबाद में है और ना ही गोजरानवाला में। काका क्या मतलब? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बाबू मेराज हैरत भरे लहजे में बोल उठा। मतलब ये कि मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, मैं जिस सलीम का जिक्र कर रहा हूँ वो लापता हो चुका है। बाबू मेराज ने अपने मुंशी की जानिब देखा और उलझनज़दा अंदाज में पूछा, थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? क्या सलीम काम पर नहीं आ रहा? फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, मुझे ये तो पता है कि सलीम मेरी फैक्ट्री में काम करता है, मगर ये खबर नहीं कि वो आजकल आ रहा है या नहीं। ऐसे मामलात की खबर ज़्यादातर फैक्ट्री के मुंशी को ही रखना पड़ती है। मैंने मुंशी जब्बार की तरफ देखते हुए कहा। फिर मुंशी से पूछा, मुंशी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो जल्दी से बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, सलीम जुमे के दिन दोपहर के बाद फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मतलब इस वाक़े को 6-7 दिन गुजर गए हैं? बाबू मेराज हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, आज जुमेरात है और कल जुम्मा, पूरा 1 हफ्ता हो गया उसे गायब हुए। मैं सलीम के लिए गायब नहीं बल्कि गुमशुदा के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा बाबूजी, मैंने बाबू मेराज की आंखों में देखते हुए कहा। सलीम को हफ्ता 15 जनवरी को अपने घर वज़ीराबाद पहुंचना था और 16 जनवरी को उसकी मंगनी थी, लेकिन जब वो मुकर्ररा दिन घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को तशवीश हुई। पहले उन्होंने इधर उधर तलाश करने की कोशिश की। जब हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने यहाँ फैक्ट्री आकर भी उसके बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि वो जुमे के दिन दोपहर में फैक्ट्री से चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मजबूरन उसके घर वालों ने वज़ीराबाद के थाने में सलीम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब वज़ीराबाद के पुलिस सलीम का सुराग लगाने में नाकाम रही तो उन्होंने ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया और मैं इस सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इन सारी बातों का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, बाबू मेराज गहरी संजीदगी से बोला। फिर अब्दुल जब्बार की तरफ देखते हुए इजाफा किया, क्यों मुंशी जी, ये क्या माजरा है? सलीम के घर से 2 बंदे मंगल को यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो घर नहीं पहुँचा। मुंशी जब्बार वजाहत करते हुए बोला। मैंने उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया। मेरी बात सुनकर वो खासे मायूस हुए थे और वापस घर चले गए थे। मुंशी जी, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि जुमा 14 जनवरी को जब आपने सलीम को नहीं देखा? बाबू मेराज को इस मामले में लाइल्म पाकर मैं मुंशी जब्बार की तरफ मुतवज्जा हो गया। जी, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसने जवाब दिया। घर वालों के मुताबिक सलीम को हफ्ते की रात घर पहुँचना था। मैंने बदस्तूर मुंशी की आंखों में देखते हुए कहा, आप बता सकते हैं कि वो एक दिन पहले यानी जुमे की दोपहर को क्यों चला गया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बेजारी से बोला। मैं इतना ही जानता हूँ जितना सलीम ने मुझे बताया था। उसने आपको क्या बताया था? मैं सीधा होकर बैठ गया। उसकी मंगनी वाली बात का तो मुझे पता ही था, मुंशी ने वजाहत करते हुए बोला। जुमे की दोपहर को मेरे पास आया और कहा कि 1 हफ्ते के बजाय जुमा को छुट्टी दे दी जाए और 1 दिन पहले वो घर जाना चाहता है। मैंने उसकी बात मान ली और 100 रुपये देकर उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। उस वक्त बाबू फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। मुझे क्या पता था कि वो कहीं गुम हो जाएगा, ये तो उसके घर वाले को भी नहीं पता था। बाबू मेराज ने ठहरे हुए लहजे में मुंशी से कहा और फिर पूछा, तुमने सलीम को 100 रुपये किस सिलसिले में दिए थे? जनाब, ये उसके ओवर टाइम के पैसे थे, मुंशी ने जवाबन बताया। पिछले कुछ अरसे से वो ओवर टाइम नहीं ले रहा था, कहता था मंगनी के मौके पर सारी रकम एक साथ लेकर वो घर जाएगा। उसने मांगे, मैंने दे दिए। उस ज़माने में किसी फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह 30 से 70 रुपये माहवार हुआ करती थी। 100 रुपये तनख्वाह को हैंडसम सैलरी समझा जाता था। मुंशी की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक सलीम की माहना तनख्वाह 60 रुपये थी। ये 100 रुपये उसके अलावा थे जो उसके ओवर टाइम की वजह से उसके पास जमा हुए थे। तनख्वाह के हवाले से बयान करदा रकम का सुनकर आपको हैरत तो हो रही होगी। आजकल इतनी रकम में एक शख्स ढंग से एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता है। आपकी सोच अपनी जगह ठीक है, मगर उस ज़माने में इतनी महंगाई और अफरा तफरी नहीं हुआ करती थी। आपको यकीन आए या ना आए, मगर एक हकीकत ये है कि सस्ताई के उस दौर में एक दरमियाने घराने का महीने भर का राशन 15 से 20 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये में आ जाया करता था।
मैंने मुंशी जब्बार से पूछा, आपका जहन क्या कहता है सलीम कहाँ गया होगा? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो जल्दी से बोला, मुझे उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं। मुमकिन है उसे कोई हादसा पेश आ गया हो। बाबू मेराज ने तशवीश भरे लहजे में कहा, दौलत बहुत बुरी चीज़ है। हो सकता है कोई जुराइम पेशा शख्स उसके पीछे लग गया हो, और ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं निकल गया हो। मुंशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जब उसका दिल चाहेगा वापस आ जाएगा। ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। ये तो आपके भी इल्म में है कि सलीम की पिछले इतवार को मंगनी होने वाली थी, और उसने उसी मंगनी के लिए ओवर टाइम की रकम भी जमा कर रखी थी। लिहाजा वो फैक्ट्री से छुट्टी के बाद वज़ीराबाद अपने घर के सिवा और कहीं नहीं जा सकता था। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, बाबू मेराज ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। सलीम के घर वालों के मुताबिक उसे हफ्ते को घर पहुंचना था, जबकि उसने जुमे की दोपहर फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। ये मुमकिन है कि उसके जहन में घर जाने से पहले कोई और प्रोग्राम हो। आपकी बात में वज़न है बाबूजी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन इसके जहन में कौन सा दूसरा प्रोग्राम था ये तो वही बता सकता है, मगर वो तो मंजर से गायब हो चुका है। अब यही हो सकता है कि इन लोगों से पूछगछ की जाए जिनके साथ इसका ज़्यादा उठना बैठना था। मैं ये कोशिश करके देख चुका हूँ, मुंशी जब्बार ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मंगल के रोज़ जब उसके घर से बंदे उसका पूछने यहाँ आए थे तो मैंने ये काम किया था, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। फैक्ट्री में जिन मुलाजिमीन के साथ उसकी ज़्यादा बातचीत थी, मैंने उनसे कई सवालात किए हैं, मगर उनमें से कोई इसके प्रोग्राम से वाकिफ़ नहीं। सबको बस उसकी मंगनी का ही इल्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मुझे पता चला है वो उधर किसी मोहल्ले में रहता था। मुमकिन है वहाँ किसी को मालूम हो कि वो कहाँ गया है। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि सलीम गुजरानवाला के मोहल्ले शरीफपुरा में रहता था, लेकिन मैंने अभी दानिस्ता उसका जिक्र नहीं किया था। मुंशी ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ किसी को उसके बारे में पता हो। वो उधर करीब ही मोहल्ला शरीफपुरा में रहता था। बिलाल मस्जिद के करीब ही वो घर है जहाँ उसने रिहाइश रखी हुई थी। ये एक और काम की बात मालूम हो गई थी। मैंने मज़ीद 15-20 मिनट तक मुंशी और बाबू मेराज से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से सवालात किए। मौजू सलीम और उसकी गुमशुदगी ही थी, लेकिन इस सिलसिले में ऐसा कोई सुराग हाथ न लग सका जिसके सहारे मैं उस तक रसाई हासिल कर पाता। फैक्ट्री को छोड़ने से पहले मैंने उन मुलाजिमीन से भी पूछगछ की जो सलीम के साथ फैक्ट्री में काम करते थे, मगर नतीजा सिफर के बराबर ही बरामद हुआ, यानी कोई हौसला अफजा बात मालूम न हो सकी। मैंने वो तस्वीर भी सबको दिखाई जिसमें सलीम अपने किसी दाढ़ी वाले दोस्त के साथ मौजूद था, लेकिन उनमें से कोई भी उस बारिश गोजरानवालिया को नहीं जानता था। फैक्ट्री में अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मैं हवलदार नबी बख्श के साथ शरीफपुरा की जानिब रवाना हो गया। शरीफपुरा गोजरानवाला के इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हम जिस तांगे में बैठकर फैक्ट्री आए थे उसी में शरीफपुरा पहुंच गए। मस्जिद बिलाल के पास वो घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक बेवा औरत अल्लाह रखी का मकान था, जिसके 2 पोर्शन थे, जिनमें से एक में वो खुद रहती थी और दूसरा उसने किराए पर उठा रखा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक कमर खमीदा औरत दरवाजे पर आई। उसने आंखों पर नज़र का चश्मा लगा रखा था, सर के बाल सफ़ेद और उम्र मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से मुतजाविज़ थी। ऐनक के बावजूद भी उसने आँखों यानी पेशानी पर छज्जा बनाते हुए बेजारी से पूछा था, कौन है? एक बात वाज़ेह हो गई कि ऐनक के बावजूद भी उसे ठीक तरह से नज़र नहीं आता था। जब भी उसने पहचानने की कोशिश की थी, हम उसके लिए अजनबी थे, लिहाजा इस कोशिश का कोई जवाज़ नहीं बनता था। मैंने खुंखार कर गला साफ़ करते हुए कहा, अम्मा, मैं थाने सदर का इंचार्ज मलिक सफदर हयात हूँ। हम एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आए हैं। हाय रब्बा, पुलिस? वो तशवीश भरे लहजे में बोली। आज तक पुलिस मेरे दरवाजे पर नहीं आई। अल्लाह खैर करे, मामला क्या है? अल्लाह तो अपने बंदों पर खैर ही करता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मामला जो भी है यहाँ गली में खड़े खड़े बयान नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह है? हाँ जी, आप अंदर आ जाएं, वो जल्दी से बोली। हम अल्लाह रखी के घर में दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम घर के सहन में थे, धूप में बैठे
धूप में अगरचा वो जून जुलाई वाली हिद्दत नहीं थी, ताहम मौसम की मुनासिबत से ये नर्म और मीठी धूप खासी पुरसुकून और सेहत बख्श और खुशगवार लग रही थी। थानेदार पुत्र, अल्लाह रखी अपनी कमर टटोलते हुए बोली, रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सकूँगी। हम तुमसे खिदमत कराने नहीं आए हैं। अल्लाह रखी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दो तो मैं समझूंगा कि तुमने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया है। कुछ बताएं तो सही, आखिर ये चक्कर क्या है? वो टटोलने वाले अंदाज में बोली, आप किस सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं? सलीम के सिलसिले में, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाय मैं मर जाऊँ। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ सलीम को? यही पता करने तो निकला हूँ कि सलीम के साथ क्या हुआ है। मैंने कहा, वो तुम्हारा किराएदार था ना? आप सलीम को किराएदार था क्यों कह रहे हैं थानेदार जी? वो चौंके हुए लहजे में बोली, वो मेरा किराएदार है, अभी वो अपने घर वज़ीराबाद गया हुआ है। तुम्हारी बात इस हद तक तो ठीक है कि वो अपने घर गया था, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मगर अफसोसनाक बात यह है कि वो वज़ीराबाद पहुंचा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं अल्लाह रखी से मुखातिब होते हुए कहा, और ठहरे लहजे में उससे कहा कि मैं अभी उसकी फैक्ट्री से आ रहा हूँ। फैक्ट्री वालों के मुताबिक वो पिछले जुमे को दोपहर के वक्त छुट्टी करके गया था, पीर को उसे वापस आना था और आज जुमेरात है, वो अभी तक नहीं लौटा। उसके घर वालों ने इधर वज़ीराबाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। वज़ीराबाद पुलिस ने उसे वहाँ ढूंढ लिया है, मगर वो मिला नहीं। उनका ख्याल है सलीम गुजरानवाला ही में कहीं गायब हुआ है। मैं उसकी तलाश के सिलसिले में ही निकला हुआ हूँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो पिछले जुमे को यहाँ से गया है। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, जुमे की सुबह जब वो फैक्ट्री जा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि वो फैक्ट्री से सीधा वज़ीराबाद चला जाएगा। उसने अपनी वापसी के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? मैंने एक अहम सवाल किया। जी हाँ, मुझे भी पीर के दिन ही वापस आने का कहा था, अल्लाह रखी ने जवाब दिया। जब वो पीर को वापस नहीं आया तो तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं हुई थी? जी नहीं, अल्लाह रखी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर वजाहत करते हुए बोली, वो मंगनी करने घर जा रहा था। ऐसे खुशी के कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। मैं उसकी तरफ से मुतमईन थी। देर सवेर एक आध दिन की तो समझ में आती है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो अपने घर तो पहुंचा ही नहीं। वो कहाँ जा सकता है? वो गहरी फिक्रमंदी से बोली, यही जानने के लिए तो हम यहाँ पहुँचे हैं। शायद सफदर को उसके बारे में कुछ पता हो। वो पुरख्याल अंदाज में बोली, सफदर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कौन है? सफदर सलीम का बड़ा गहरा दोस्त है जी, अल्लाह रखी ने बताया। इधर उसके साथ ही रहता है। दोनों ने मिलकर मेरे घर का एक हिस्सा किराए पर लिया हुआ है। अल्लाह रखी की फराम करदा मालूमात की रोशनी में मैंने वो तस्वीर निकाल कर उसे दिखाई जो वज़ीराबादी ASI शमशाद अली ने मुझे दी थी। फिर पूछा, क्या इस फ़ोटो में सलीम के साथ सफदर ही है? उसने बड़ी बारीक बीनी से मस्कूरा फ़ोटो का जायज़ा लिया। ये बारीक बीनी उसकी नज़र की कमज़ोरी के बास थी। चंद लम्हात के मुआयने के बाद उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सलीम को तो मैंने पहचान लिया है, लेकिन उसके साथ जो दाढ़ी वाला है, पता नहीं ये कौन है। तुम्हारा मतलब ये सफदर नहीं? मैंने उसके हाथ से वो तस्वीर वापस लेते हुए पूछा। नहीं जी, सफदर की दाढ़ी नहीं, उसने मजबूत लहजे में कहा। अगर दाढ़ी होती भी तो मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। वो मेरे घर में रहता है, रोज़ाना 2-3 मरतबा उसे देखती हूँ। हाँ, लम्हाती ज़ौक़ करके उसने गहरी सांस ली और फिर संजीदगी से बोली, सफदर इस दाढ़ी वाले बंदे को ज़रूर जानता होगा, आप उससे ज़रूर पूछ कर देखें। सफदर इस वक्त कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। अभी तो वो काम पर गया हुआ है, अल्लाह रखी ने बताया, शाम को वो वापस आएगा। ये बात मुझे मालूम थी कि तस्वीर में सलीम के साथ नज़र आने वाले दाढ़ी वाले बंदे का ताल्लुक़ गुजरानवाला ही से है। मैंने अल्लाह रखी से पूछा, सफदर कौन सी फैक्ट्री में काम करता है? अगर सफदर भी सलीम के साथ स्टार टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा होता तो बाबू मेराज या मुंशी जब्बार में से कोई ज़रूर उसका जिक्र करता। मैंने फैक्ट्री के दिगर मुलाजिमों से भी पूछताछ की थी, लेकिन किसी की भी ज़ुबान पर सफदर का नाम नहीं आया था। उसका एक ही मतलब था कि सफदर किसी और कारखाने में काम करता था। अल्लाह रखी के जवाब ने मेरे इन ख्यालात की तस्दीक कर दी। कारखाने का नाम तो मुझे नहीं पता जी, पर यह जानती हूँ कि वहाँ सिल्वर के बर्तन बनते हैं।
और ये कारखाना उधर बर्फ़ के कारखाने के साथ ही है। बस इतना काफ़ी है। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कारखाने जाकर सफदर से मुलाकात कर लेता हूँ। अल्लाह रखी ने अभी जिस बर्फ़ खाने का जिक्र किया था वो उस तरफ आते हुए मैंने रास्ते में देखा था। बर्फ़ खाने से मुराद बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री थी जो इन दिनों बंद थी। इस ठंडे ठार मौसम में किसी को बर्फ़ की तलब नहीं थी। उस ज़माने में फ्रिज का इस्तेमाल आम नहीं हुआ था, लिहाजा मौसम गर्मा में बर्फ़ खाने खूब चलते थे। अल्लाह रखी ने सिल्वर के बर्तनों वाले कारखाने का जिक्र किया था। यहाँ सिल्वर से मुराद चांदी नहीं बल्कि एल्युमिनियम के बर्तन हैं। उस ज़माने में उस धात के बर्तन नए नए आए थे। एल्युमिनियम के रंग की वजह से उन्हें सिल्वर के बर्तन कहा जाता था। मैं रुखसत होने लगा तो अल्लाह रखी ने कहा, थानेदार साहब, अगर आपको सलीम के बारे में कुछ पता चले तो मुझे भी ज़रूर बताइए। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ है। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। हाँ अल्लाह रखी, ये तो बात परेशानी वाली ही है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उधर वज़ीराबाद में उसके घर वाले परेशान बैठे हैं और इधर हम उसकी तलाश में जगह जगह की खाक छानते फिर रहे हैं। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम भी आसपास नज़र रखना, सलीम के बारे में कोई भी बात पता चले तो मुझे बताना, मैं कल फिर इधर का चक्कर लगाऊंगा। अच्छा जी, उसने बस इतना ही कहा और हमें रुखसत करने दरवाजे तक आ गए। बर्फ़ खाने के नज़दीक बर्तनों वाला कारखाना तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जहां अल्लाह रखी के मुताबिक सलीम का दोस्त सफदर काम करता था, एल्युमिनियम के बर्तन तैयार करने वाला वो कारखाना पूरी तरह जाग रहा था। मतलब ये कि उसमें मशीनों का अच्छा खासा शोर सुनाई दे रहा था। मैंने वहाँ के शिफ्ट इंचार्ज इनायतुल्लाह शाह से मुलाकात की। इनायत शाह सुपरवाइज़र किस्म का बंदा था। इस फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजिमों की उसे पूरी तरह खबर थी। इनायत शाह ने हमें इज़्ज़त व इकराम के साथ बिठाया और जब मैंने अपनी आमद की गर्ज़ व गायत से उसे आगाह किया तो उसने बताया, थानेदार साहब, सफदर दोपहर तक तो कारखाने में मौजूद था, उसके बाद ही छुट्टी लेकर गया है। छुट्टी लेकर गया है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ गया है वो? ये तो मुझे भी नहीं पता, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। कह रहा था कोई ज़रूरी काम है, अब तो वो कल सुबह ही काम पर आएगा। ज़रूरी काम? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। अल्लाह रखी के मुताबिक वो काम पर गया हुआ था और उसकी वापसी शाम को होना थी, मगर वो किसी ज़रूरी काम की खातिर आज दोपहरी को फैक्ट्री से छुट्टी लेकर निकल गया था। पता नहीं वो किस ज़रूरी काम से कहाँ गया था। बात क्या है थानेदार साहब? मुझे सोच में डूबा देखकर इनायत शाह ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है शाह जी। क्या सफदर के साथ कोई गड़बड़ हो गई है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने सवाल दाग दिया। सफदर का तो मुझे पता नहीं, मैंने सरसरी से अंदाज में कहा, मगर उसके इस दोस्त के साथ यकीनन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। कौन दोस्त? उसकी उलझन दो चंद हो गई। मैं सलीम की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए बताया। सलीम और सफदर शरीफपुरा में एक बेवा अल्लाह रखी के घर में किराएदार की हैसियत से रहते थे। उसने इस्तेजाबिया अंदाज में मुझे देखा। मैंने उसकी निगाहों का मफहूम समझकर उसको कहा, उसकी उलझन दूर करते हुए, शाहजी रहते थे से मुराद ये है मेरी कि कुछ अरसे पहले तक ये दोनों अल्लाह रखी के किराएदार थे, मगर पिछले जुमे से सलीम पुरस्कार तौर पर गायब हो चुका है। मैं उसी की तलाश के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ सफदर को सलीम की गुमशुदगी के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, इसीलिए मैं उससे पूछगछ करने यहाँ आया हूँ। ये तो मुझे पता है जनाब कि सफदर अपने किसी दोस्त के साथ शरीफपुरा में रहता है, मगर उसके दोस्त की गुमशुदगी का मुझे इल्म नहीं। इनायत शाह ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे तो उसका नाम तक भी नहीं मालूम। अभी आपकी ज़ुबानी पता चला है कि सफदर जिस बंदे के साथ रहता था उसका नाम सलीम है। ठीक है शाह जी, मैं उठकर खड़ा हो गया। ये बात अभी अपने तक ही रखिए, मैं कल फिर आऊँगा और सफदर से पूछगछ करूँगा। मुझे यूँ महसूस होता है कि वो सलीम की गुमशुदगी के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। क्या सफदर से भी इस बात का जिक्र नहीं करना है? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मतलब ये कि सफदर को आपकी आमद के बारे में बताऊं या नहीं? नहीं, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा।
नहीं, उसे भी नहीं, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उससे मिलने के लिए आने वाला हूँ। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने रुखसत होने से कब्ल इनायत शाह से दरियाफ्त किया, ये सफदर किरदार का कैसा बंदा है? ठीक ठाक है जी, वो सादा से लहजे में बोला। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। काम के मामले में वो बिल्कुल जिन की तरह है, कद छोटा और कारकर्दगी बड़ी। आप देख रहे हैं, बर्तन बनाने का काम कोई आसान नहीं है, मगर जब वो ड्यूटी पर होता है तो उसकी किसी हरकत से बेजारी या थकावट जाहिर नहीं होती। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंसान को इसी तरह ही मेहनती और जफाकश होना चाहिए। मैंने फिर उससे पूछा, शाह जी, आपको तो सफदर से कोई शिकायत नहीं, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले दूसरे मुलाजमीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद वो भी मेरे सवाल को नहीं समझ पाया था। उसकी उलझन ज़दा नज़रों के जवाब में मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है शाह जी कि फैक्ट्री के दूसरे मुलाजमीन के साथ सफदर के ताल्लुकात कैसे हैं? क्या उन्हें भी सफदर से कोई शिकायत नहीं? जी बिल्कुल नहीं, वो बड़े एतमाद से बोला। आज तक सफदर का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ सब उसे पसंद करते हैं। सफदर की ज़ात के हवाले से मैंने शाहजी से महज इसलिए पूछा था ताकि उसकी मिजाज और आदत से अंदाज़ा लगा सकूं कि वो किस तरह का बंदा है। हम एल्यूमिनियम के बर्तनों वाले कारखाने से निकलकर तांगे में बैठे तो हवलदार नबी बख्श ने कहा, मलिक साहब, शाम होने वाली है। हाँ, ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है, मैंने सरसरी से अंदाज में कहा, और सर्दी में भी अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। लेकिन मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मलिक साहब, अल्लाह रखी ने बताया था कि सफदर शाम को घर आएगा। नबी बख्श वजाहत करते हुए बोला, क्यों ना एक मरतबा फिर अल्लाह रखी के घर को चेक कर लें, हो सकता है सफदर हमें वहाँ मिल जाए। हवलदार की बात में वजन था। मैंने कोचवान को तांगा वापस मोड़ने को कहा। अगरचे सफदर आज दोपहर को किसी ज़रूरी काम से छुट्टी लेकर कारखाने से चला गया था, लेकिन इस बात के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता था कि वो ज़रूरी काम को निपटाने के बाद वापस घर आ गया हो। इस वक्त तो हम उसके घर के करीब ही मौजूद थे, लिहाजा उसे दोबारा चेक करने में कोई हर्ज नहीं था। अगर वो मिल जाता तो सुबह दोबारा इधर आने की ज़रूरत पेश ना आती। किसी ने क्या खूब कहा है कि होने वाली बात होकर रहती है। कुदरत के कारखाने में हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, और इस मुकर्ररा वक्त में भी कुदरत कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। उस अम्र में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि जो भी होता है इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी के लिए ही होता है। नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। किस्सा मुख्तसर, अल्लाह रखी के घर का दूसरा फेरा भी नाकाम ही रहा। सफदर अभी तक नहीं घर पहुंचा था। अब कल से पहले उससे मुलाकात मुमकिन नहीं थी। हमारा तांगा जीटी रोड पर सनती इलाके से थाने की तरफ बढ़ रहा था। हम जब रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे तो मैंने कोचवान से रेल बाज़ार की तरफ चलने को कहा। मैंने लगे हाथों फ़ोटो वाले मामले को भी निपटा लेना चाहता था। तस्वीर महल फ़ोटोग्राफ़र की दुकान की तलाश करने में मुझे कोई दुश्वारी का सामना नहीं पेश आया। ये दुकान मेन रेल बाज़ार में ही थी। तस्वीर महल के मालिक खुर्शीद बज़मी ने बड़े तपाक से हमारा इस्तकबाल किया। उसकी शक्ल इस दौर के एक फ़िल्मी हीरो से बहुत मिलती जुलती थी। खुर्शीद बज़मी एक खुशपोश और नफीस इंसान था। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर मुझसे वो फ़ोटोज़ लेकर अपने रजिस्टर में कुछ चेक करने लगा। उसके इन्हमाक से संजीदगी झलक रही थी। मज़कूरा फ़ोटो के पीछे तस्वीर महल फ़ोटोग्राफ़र की मुहर सब थी और लगभग 1 साल पहले की तारीख भी दर्ज थी। मेरे मोहताद अंदाजे के मुताबिक खुर्शीद बज़मी उसी तारीख की मदद से अपने रजिस्टर में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। 3-4 मिनट के बाद मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। खुर्शीद बज़मी ने गर्दन उठाकर मेरी जानिब देखा और गहरी संजीदगी से बोला, जनाब, तस्वीर में नज़र आने वाले इन दोनों अफराद को मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता और ना ही मैं उनके नामों से वाकिफ़ हूँ और ना ही वसूख से कुछ कह सकता हूँ उनके बारे में। अलबत्ता उनके बारे में मेरे रजिस्टर में सिर्फ इतनी सी मालूमात दर्ज है, असगर अली, मोहल्ला कंगनी वाला। मैं गहरी सोच में डूब गया था। खुर्शीद बज़मी ने तशवीश भरे लहजे में इस्तिफ़सार किया, सर, आखिर मामला क्या है? कोई ख़तरनाक बात तो नहीं? ख़तरनाक बात है भी और नहीं भी। मैंने तस्वीर की पुश्त पर असगर अली, मोहल्ला कंगनी वाला के अल्फाज दर्ज करते हुए कहा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं इस मामले के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? वो दिलचस्पी लेते हुए बोला, कोई एतराज़ नहीं है बज़मी साहब।
मैंने तस्वीर उसके सामने रखते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा। वो पूरी तरह मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने सलीम के चेहरे पर उंगली रखी और उससे बताया कि इस बंदे का नाम सलीम है, ये वज़ीराबाद का रहने वाला है और इधर इंडस्ट्रियल एरिया के एक टेक्सटाइल मिल्स में काम करता है। उसने शरीफपुरा के एक घर में रिहाइश इख्तियार कर रखी है। जबकि मैं थोड़ी देर के लिए रुककर एक ठंडी सांस खारिज की और बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। दाढ़ी वाले जवान के चेहरे पर उंगली रखकर फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इस बंदे के बारे में पता चला है कि ये सलीम का गहरा दोस्त है और उधर गुजरानवाला ही का रहने वाला है। और ख़तरनाक बात यह है कि सलीम पिछले जुमा के दोपहर से गायब है। ओह! खुर्शीद बज़मी ने मुतासफाना अंदाज में होंठ सिकुड़े और गहरी संजीदगी से बोला, ये तो वाकई खासा तशवीशनाक मामला है। मैं इस वक्त सलीम की तलाश में निकला हुआ हूँ। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो गुजरानवाला ही में कहीं गायब हुआ है। अगर मैं किसी तरह इस दाढ़ी वाले बंदे तक रसाई हासिल कर लूँ तो मुझे यकीन है कि सलीम का सुराग भी मिल जाएगा। जब कोई हमारे पास तस्वीर बनवाने आता है तो मैं रजिस्टर में उसका नाम, तारीख और पता ज़रूर नोट कर लेता हूँ, खुर्शीद बज़मी ने बताया। इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। अगर कोई ग्राहक अपनी वही तस्वीर दोबारा बनवाना चाहे तो सीरियल नंबर की मदद से मैं फ़ौरन उसका नेगेटिव धो लेता हूँ। आपकी ये एहतियात और पेशावराना जिम्मेदारी इस वक्त काम आ रही है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। अगर मैं गलती पर नहीं तो दाढ़ी वाले इस नौजवान का नाम असगर अली होना चाहिए और उसकी रिहाइश यकीनी तौर पर कंगनीवाला में होगी। सर, मेरी दुआ है कि आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त हो, खुर्शीद बज़मी खुलूस से दिल से बोला। इस तरह आपको असगर अली तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मोहल्ला कंगनीवाल कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ बज़मी साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और कंगनी वाला मेरा अच्छी तरह देखा भाला भी हुआ भी है। मैं सुबह ही उधर का रुख करूँगा, आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। फ़ोटोग्राफ़र ने पूरे यकीन से कहा, मैं आपके और सलीम के हक़ में दुआ करूँगा। मैंने खुर्शीद बज़मी का शुक्रिया अदा किया और उसकी दुकान से निकल आया। जब हमारा तांगा थाना सदर पहुँचा तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो 20 जनवरी की एक ठंडी ठार यखबस्ता रात थी। मैं गर्म लिहाफ के अंदर दुबका आज दिन भर की मसरूफियात के बारे में गौर कर रहा था। एक बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ गुमशुदा सलीम का सुराग लगाने में गुजरा था। मैं उस तक रसाई हासिल करने में तो कामयाब नहीं हुआ था, ताहम इस सिलसिले में चंद अहम पेशरफ्त हो चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि कल मामला किसी नतीजा खेज़ मरहले में दाखिल हो जाएगा। मैंने हमेशा 2 चीज़ों पर भरोसा किया है, नंबर 1 कुदरत की हिमायत और मदद, और नंबर 2 अपनी मेहनत। किसी भी केस की तफ्तीश के दौरान में मैं खुलूस नीयत के साथ जी जान से मेहनत और कोशिश करता हूँ और नताइज को अल्लाह पर छोड़ देता हूँ। परवरदिगार ने आज तक मुझे किसी भी महाज पर शर्मिंदा या नाकाम नहीं किया। मैं कुदरत की उस नवाजिश और अता पर जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। जब तक फ़ोटोग्राफ़र खुर्शीद बज़मी से मुलाकात नहीं हुई थी, मेरा प्रोग्राम यही था कि सुबह सबसे पहले सफदर के कारखाने जाकर उससे मुलाकात करूं। मगर अब मैंने कल के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर ली थी। अगलब इम्कान इसी बात का था कि तस्वीर में सलीम के साथ मौजूद दाढ़ी वाले बंदे का नाम असगर अली होगा और वो कंगनीवाला में रहता होगा। मोज़ा कंगनीवाला मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर थाने से जीटी रोड पर सीधे लाहौर की सिमत जाएं तो कंगनीवाला 1-1.5 मील के फासले पर पड़ता है। ये एक छोटा सा गांव था जो सड़क के साथ दोनों जानिब आबाद था। मैंने अगली सुबह पहले असगर अली को चेक करने का फ़ैसला किया और ख़ुद को नींद की वादी में उतार दिया। जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है कि कुदरत की छोटी से छोटी जुम्बिश भी मसलहत से खाली नहीं होती। अगली सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो मुझे पता चला कि कोई पहले से ही वहां मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है। मैंने इत्तला की, घंटी बजाई और कांस्टेबल से को बुलाकर पूछा कि कौन है। जनाब, एक छोटे कद का दुबला पतला सा बंदा है, कांस्टेबल ने मुझे बताया। अपना नाम सफदर बताया है उसने, वो आपसे मिलने आया है। सफदर? बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से निकला। उसे फ़ौरन अंदर भेजो। सफदर के नाम पर मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका सा हुआ और मेरे दिल ने गवाही दी कि ये वही सफदर होगा जो गुमशुदा सलीम का हांडीवाल और बेवा अल्लाह रखी का किराएदार था।
जब ही मैंने इसे फ़ौरन अपने पास बुला लिया। कांस्टेबल ने उसका नाम बताने के साथ ये भी इजाफा किया था कि वो छोटे कद का और दुबला पतला सा बंदा है। कल बर्तनों वाले कारखाने में जब मेरी मुलाकात शिफ्ट इंचार्ज इनायत शाह से हुई थी तो उसने भी सफदर के पस्ता कामती का जिक्र किया था। उसके साथ ही इनायत शाह ने उसे जिन का खिताब भी दिया था। थोड़ी ही देर के बाद सफदर नामी वो बंदा मेरे सामने मौजूद था। मैंने कांस्टेबल को जाने का इशारा करते हुए सफदर को बैठने के लिए कहा। वो बड़ी फर्माबरदारी के साथ मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। सफदर की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान रही होगी, ताहम वो कट काट के एतबार से 20 से ज़्यादा का दिखाई नहीं देता था। मैंने चंद लम्हात तक गहरी नज़र से उसका जायज़ा लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम वही सफदर हो जो सलीम के साथ अल्लाह रखी के मकान में किराए पर रहता है? जी हाँ, वो जल्दी से इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप कल अल्लाह रखी के घर आए थे और कारखाने जाकर भी मेरे बारे में पूछा था। तुम तो ना तो घर पर मिले और ना कारखाने में। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इनायत शाह ने मुझे बताया था कि तुम दोपहर के बाद किसी ज़रूरी काम का बताकर कारखाने से चले गए थे। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया था तुम्हें? ये भी तो बताओ कि तुम गए कहाँ पर थे? मेरे ताबड़तोड़ सवालात से वो घबरा गया और फिर जल्दी से संभलते हुए बोला, जनाब आप मेरी नीयत पर शक न करें। मैं दरअसल सलीम की तलाश में निकला हुआ था। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अल्लाह रखी ने मुझे बताया था कि आप सलीम की तलाश में उसके घर पूछताछ के लिए गए थे और जब मैं घर में नहीं मिला तो आपने अल्लाह रखी से मेरे कारखाने के बारे में पूछा था और ये भी कहा था कि आप कल दोबारा यानी आज मेरे पास आएंगे। मैंने सोचा कि खुद ही आपके पास आ जाता हूँ। मैं आज कारखाने भी नहीं गया और सीधा आपके पास मिलने चला आया। ये तो तुमने बहुत नेकी का काम किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर तुम नहीं आते तो मैं ज़रूर तुम्हारी गर्दन दबोचने शरीफपुरा आ जाता। थानेदार साहब, मैं सलीम की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। आप भी उसी की तलाश कर रहे हैं, उसका कुछ पता चला? वो सलीम के हवाले से उल्टा मुझसे ही मुस्तफसिर हुआ था। तो मैंने कहा, तुम सलीम के लिए कब से परेशान हो? परेशानी और फिक्रमंदी अगरचा उसके चेहरे से मुतरशह थी, ताहम मैं फिर भी उसे घिसने का इरादा रखता था। वो मेरे तुंद सवाल के जवाब में बोला, परेशान तो मैं पिछले 2-3 दिन से हूँ थानेदार साहब। वो पीर को वापस आने का कहकर अपने घर वज़ीराबाद गया था, मगर अभी तक वापस नहीं आया। कल मैं उसी की तलाश में निकला था। सलीम ना तो अपने घर पहुँचा और ना ही उसका कोई पता चल रहा है। मैंने कहा, उसको तुम कहाँ ढूंढने गए थे? मेरे ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो। फिर उसकी आंखों में देखते हुए तंबीही अंदाज में इजाफा किया, अगर तुमने मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश की तो ये तुम्हारे हक़ में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सलीम की गुमशुदगी के हवाले से मशकूक अफराद की फहरिस्त में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। अगर तुम्हारी कोई गलत बयानी मेरी पकड़ में आ गई तो सीधे जेल जाओगे। थानेदार जी, सलीम मेरा जिगरी यार है और मैं चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द उसका पता चल जाए। वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला। इसलिए आपसे किसी झूठ और फरेब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खौमखौह मेरी नीयत पर शक ना करें। नीयत का अहवाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है और पुलिस का काम शक किए बिगड़ चलता नहीं। मैंने ठोस लहजे में उससे कहा, लिहाजा मैं तुम्हारी ज़ात को उस वक्त तक शक की नज़र से देखने पर मजबूर हूँ जब तक सलीम का कोई सुराग नहीं मिल जाता और तुम उसकी गुमशुदगी में किसी भी तौर पर मुलविस नहीं पाए जाते। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वो गर्दन अज़बाती जुम्बिश में हिलाते हुए बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, हर मामले में आपको मेरे हाथ साफ ही नज़र आएंगे। उसकी बात वज़न से खाली नहीं थी और चेहरे के तासुरात से भी यही लगता था कि वो किसी किस्म की दरोगोई से काम नहीं ले रहा था। ताहम मुझे तफ्तीशी अमल को भी मुकम्मल करना था। मैंने चंद लम्हात तक उसे सोचती हुई नज़र से देखने के बाद गहरी संजीदगी से सवाल किया, मेरे बेफिक्र होने से काम नहीं चलेगा सफदर। सलीम को हस्बे प्रोग्राम पीर की सुबह गुजरान वाला पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आया। तुम इतने दिन तक हाथ पर हाथ रखे बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें कल ही उसकी तलाश का ख्याल क्यों आया? जनाब, वो मंगनी कराने अपने घर वज़ीराबाद गया था। वो वजाहत करते हुए बोला, ऐसे कामों में 1-8 दिन की देर सवेर तो हो ही जाती है। पीर और मंगल के दिन तो मैं उसकी तरफ से ज़्यादा परेशान नहीं था। बुध को मुझे तशवीश हुई कि वो कहाँ रह गया। फिर कल सुबह जुमेरात को मैं उसे ढूंढने निकला। कहाँ? तुम सलीम की तलाश में किस तरफ गए थे? मैंने तेज़ लहजे में पूछा। पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं वज़ीराबाद जाकर उसके बारे में पता करूं।
उसने बताया, लेकिन ये काम किसी छुट्टी के दिन ही हो सकता था। चुनांचा पहले मैंने उसे गुजरान वाला ही में तलाश करने का सोचा और कल दोपहर में कारखाने से छुट्टी करने के बाद गोशी के पास चला गया था। गोशी? ये कौन है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गोशी सलीम का दोस्त है जी, वो वजाहत करते हुए बोला। इधर ही ज़ेबाइश मिल्स में काम करता है। ज़ेबाइश मिल्स एक टेक्सटाइल मिल फैक्ट्री थी जहाँ पर आला दर्जे के रेशमी कपड़े तैयार होते थे। ये ज़ेबाइश मिल मेरे थाने और कंगनीवाल के दरमियान जीटी रोड के किनारे पर वाक़ थी। सलीम भी एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था, लिहाजा उनकी दोस्ती समझ में आती थी। गोशी के नाम से मुझे सलीम तक पहुंचने का एक नया लिंक मिल गया था। क्या गोशी भी वज़ीराबाद ही का रहने वाला है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया। नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। गोशी का घर कारखाने के नज़दीक ही एक मोहल्ले में है। कौन से मोहल्ले में? मैंने पूछा। उस इलाके में जेटी रोड के दोनों जानिब मुख्तलिफ कारखाने और फैक्ट्रियाँ थी, जिनके उकब के हिस्से में कहीं कहीं रिहायशी आबादियाँ भी थी, जो छोटे छोटे मोहल्लों की सूरत में आबाद थी। सफदर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो कंगनीवाल में रहता है जी। सफदर के जवाब ने मुझे एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, उस गोशी का असल नाम क्या है? मेरा ध्यान आपो आप असगर अली की तरफ चला गया था। फोटोग्राफर खुर्शीद बज़मी ने सलीम के साथी दोस्त का नाम असगर अली बताया था, जो कंगनीवाल का ही रहने वाला था। सफदर ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मुझे उसका असली नाम का तो पता नहीं, बस उसे गोशी के नाम से ही जानता हूँ। ज़ेबाइश मिल में गोशी से तुम्हारी मुलाकात हुई? मैंने इस्तिफ़सारिया नज़र से उसे देखा। वो सलीम के बारे में क्या बताता है? गोशी से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। वो कल फैक्ट्री आया ही नहीं, वहाँ से मुझे पता चला कि उसे बुखार है। तो तुम्हें उसके घर इयादत के लिए जाना चाहिए था, मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा। कंगनी वाला ज़ेबाइश मिल से ज़्यादा दूर तो नहीं? बात ज़्यादा दूर और नज़दीक की नहीं है थानेदार साहब, वो बेबसी से बोला। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सलीम के दोस्त गोशी का घर कंगनी वाला में है, लेकिन मैंने उसका घर नहीं देखा है। घर क्या, मैंने तो गोशी को भी नहीं देखा है। क्या? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। सफदर की बात सुनकर मैं उछल पड़ा था। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो मेरी हैरत को खातिर में न लाते हुए बोला, और बड़ी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। बस सलीम की ज़ुबान से उसका तस्कीरा ही सुना था। सलीम पहले ज़ेबाइश मिल में काम किया करता था, फिर 1 साल पहले जब उसे वहाँ से निकाल दिया गया तो वो इस फैक्ट्री में आ गया था जहाँ अभी काम करता है। गोशी उसी ज़माने में सलीम का दोस्त बना था। सलीम अक्सर उसका जिक्र किया करता था, लेकिन मेरी कभी गोशी से मुलाकात नहीं हुई। मैं इसीलिए कल गोशी से मिलने आया था कि शायद उसे सलीम के बारे में कुछ पता हो, मगर गोशी कल फैक्ट्री नहीं गया था। अच्छा तो ये बात है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि तुमने अभी तक गोशी की शक्ल भी नहीं देखी। और मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, ठहरो मैं तुम्हें गोशी की शक्ल दिखाता हूँ। जी ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत से आंखें फाड़कर मुझे तकने लगा। क्या आपने गोशी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर रखा है? ऐसा ही समझ लो, मैंने ज़ूम आइनी अंदाज में कहा और मेज़ की दराज की जानिब हाथ बढ़ा दिया। दरअसल मैं सफदर को वो फ़ोटो दिखाना चाहता था जिसमें गुमशुदा सलीम अपने एक दाढ़ी वाले दोस्त के साथ नज़र आ रहा है। अभी तक उस दाढ़ी वाले जवान का नाम मालूम नहीं हो सका था। ताहम तस्वीर महल स्टूडियो के मालिक खुर्शीद बज़मी के मुताबिक तस्वीर बनाते वक्त 1 साल पहले रजिस्टर में असगर अली कंगनी वाला लिखवाया गया था। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि सलीम का दाढ़ी वाला दोस्त ही असगर अली ऑफ कंगनी वाला होगा। अब सफदर ने बताया था कि सलीम का गोशी नामी कोई दोस्त कंगनी वाला में रहता है। गोशी बाकायदा नाम नहीं, ऐन मुमकिन है कि असगर अली का निक नेम गोशी हो। मैंने मस्कुरा तस्वीर मेज़ की दराज से निकालकर सफदर के सामने बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? ये तो सलीम है जनाब। वो तस्वीर पर निगाह पड़ते ही बोल उठा। और उसके साथ जो दूसरा बंदा है, मैं उसे नहीं जानता। कौन है ये? गोशी, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, जिससे मुलाकात करने कल तुम ज़ेबाइश मिल गए थे, मगर वो बुखार की वजह से काम पर नहीं गया था। अच्छा जी, तो ये है गोशी? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मैंने इस बंदे को कभी नहीं देखा, इसलिए क्या कह सकता हूँ जनाब। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं सफदर, मैंने मायनी खेज लहजे में कहा। अब जो भी कहना है ये गोशी ही कहेगा। क्या मतलब है जी? उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। तुमने इस बंदे को कभी नहीं देखा ना? मैंने सफदर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं अभी तुम्हें अपने साथ ज़ेबाइश मिल लेकर जा रहा हूँ।
तुम जिसे गोशी कह रहे हो ना, उसका असल नाम असगर अली है। अच्छा जी। उसकी हैरत में कई गुना इजाफा हो गया। क्या आप इस बंदे से मिल चुके हैं? मिला तो नहीं, लेकिन अभी मिलने जा रहा हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। और गोशी, मेरा मतलब है असगर अली आज भी काम पर ना आया हुआ तो? उसने सवालिया अंदाज में मुझे देखा तो मैंने जवाब दिया, तो कोई बात नहीं, हम ज़ेबा इस्माइल से सीधे कंगनी वाला उसके घर जाएंगे और उससे पूछेंगे कि वो सलीम की गुमशुदगी के बारे में क्या क्या जानता है। जी हाँ, उसने बड़ी शद्दोमत से इस्बात में गर्दन हिलाई। ये ठीक है। ये मेरा अंदाज़ा था कि तस्वीर में मौजूद दाढ़ी वाला वो जो बंदा है असगर अली या गोशी होगा, लेकिन ये कोई हतमी या यकीनी बात नहीं थी। ऐन मुमकिन था कि गोशी कोई और शख्स हो और असगर अली कोई और हो, फ़ोटो वाला सलीम का दोस्त कोई और हो। वैसे एक बात थी, मैंने इतने वसूख के साथ सफदर के सामने असगर अली और गोशी का जिक्र किया था, उससे उसके जहन में ये बैठ गया था कि गोशी ही का असल नाम असगर अली होगा। उसकी संजीदगी और बेसाख्तगी को देखकर मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो सलीम की गुमशुदगी में किसी भी तौर पर मुलविस नहीं था, और ये कि उसकी पहली ख्वाहिश यही थी कि मैं जल्द अज जल्द सलीम का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊँ। वो अपने दोस्त को देखने के लिए बड़ा बेताब दिखाई देता था। इंसान के सोचने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, और ये भी कि इंसान अपने दिल में किसी भी नौइयत की ख्वाहिश को पाल सकता है। ये अलग बात है कि वो ख्वाहिश पूरी भी हो पाती है या नहीं। इन लम्हात में सफदर की तरह मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं पहली फ़ुर्सत में सलीम तक रसाई हासिल कर सकूं। ये एक मेरी और सफदर की तमन्ना नहीं थी, बल्कि उधर वज़ीराबाद में सलीम के घर वाले भी यही आस लगाए बैठे थे कि उनके जवान जहान बेटे को ढूंढ निकालूंगा। और दिल ही दिल में मैं अपने परवरदिगार से दुआ कर रहा था कि सलीम जहाँ भी हो सही और ज़िंदा सलामत हो। मेरा थाना जीटी रोड पर शेखुपुरा मोड़ के करीब वाक़ था। ये जीटी रोड लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जाता था, बल्कि अब भी जाता है, अगरचे आजकल जदीद नौइयत की सड़कें यानी मोटरवे बड़े अहसन तरीके से काम कर रही हैं, मगर जीटी रोड जनरल ट्रंक रोड की अपनी एक अहमियत है। मैंने शेखुपुरा मोड़ का जिक्र किया है। दरअसल इस मोड़ पर जीटी रोड से एक सड़क निकलकर शेखुपुरा और फैसलाबाद की तरफ जाती थी। वाज़ेह है कि शेखुपुरा उस ज़माने में किला शेखुपुरा और फैसलाबाद लायलपुर हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ही नहीं, जगहों के नाम और मुकाम भी बदल जाते हैं। मैं इस वक्त सफदर के साथ एक टांगे पर सवार होकर थाने से ज़ेबा इस्माइल की तरफ जा रहा था। हवलदार या किसी और पुलिस एहलकार को मैंने साथ लाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, और इस तफ्तीशी कार्रवाई के लिए मैं ही अकेला काफ़ी था। थाने से ज़ेबा इस्माइल लगभग 1 मील के फासले पर वाक़ था। जैसा कि मैंने बताया है, जीटी रोड के दोनों जानिब मुख्तलिफ नौइयत के कारखाने वगैरह बने हुए थे। थाने से जुनूब की सिमत लाहौर की तरफ जाते हुए ज़ेबा इस्माइल दाएँ हाथ पर पड़ती थी। हम जल्द ही ज़ेबा इस्माइल पहुँच गए। ज़ेबा इस्माइल एक टेक्सटाइल मिल्स थी, जिसके अंदर कपड़े बुने जाते थे और मशीन पावर लूम्स की मखसूस खटाखट गूंज रही थी। मैं फैक्ट्री के दफ्तर में दाखिल हो गया, जहां फैक्ट्री के मुंशी कादर खान ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे साथ सफदर को देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंका ज़रूर था, ताहम इस सिलसिले में इसने कोई बात नहीं की। रस्मी अलग सलग के बाद कादर खान मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और देखते हुए कहा, हुक्म करे सरकार, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपके पास खिदमत कराने नहीं आया खान साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपके पास गोशी नाम का कोई बंदा काम करता है, जिसका घर कंगनी वाला में है। मैं उसी गोशी से चंद बातें करना चाहता हूँ। गोशी इस फैक्ट्री में काम तो करता है जनाब। वो मुझसे मुखातिब था, लेकिन दौरान में वो वक्फे वक्फे से सफदर को भी देखता जा रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस वक्त गोशी से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। वो 2 दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहा है, उसे बुखार ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो फिर उससे मिलने के लिए मुझे कंगनीवाल का ही रुख करना पड़ेगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं यहाँ से किसी को आपके साथ भेज देता हूँ। वैसे क्या बात है थानेदार साहब, आप किस सिलसिले में गोशी से मिलना चाहते हैं? मैंने उसके सवाल को सरेदस्त नज़रअंदाज करते हुए कहा, वो तो आप किसी को मेरे साथ भेजेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक तस्दीक ज़रूरी है। मैंने कादर खान के सवाल के जवाब न देकर उसकी तशवीश में इजाफा कर दिया था, और वो बड़ी बेचैनी से बोला, कैसी तस्दीक थानेदार साहब? मैंने अपनी जेब से तस्वीर महल की तैयार करदा तस्वीर निकालकर मुंशी कादर के सामने रख दी और गंभीर अंदाज में उससे सवाल किया, क्या आप इन बंदों को जानते हैं? क्यों नहीं जनाब,
ये वो तस्वीर पर नज़र पड़ते ही बड़े वसूख से बोला, इनमें ये दाढ़ी वाला तो गोशी है और दूसरा सलीम है। आप सलीम को किस हवाले से जानते हैं? मैंने उससे पूछा। सफदर की ज़ुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि सलीम ने कुछ अरसे पहले ज़ेबाइश मिल में काम किया था, फिर उसे इस फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं ये हकीकत कादर खान की ज़ुबान से भी सुनना चाहता था, इसीलिए सलीम के हवाले से मैंने उससे सवाल किया था। सलीम 1.5 साल पहले इसी फैक्ट्री में काम किया करता था। कादर खान ने जवाब दिया। गोशी के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। फिर सलीम को इस फैक्ट्री से निकाल दिया गया। मेरा ख्याल है उसे निकाला नहीं गया था, बल्कि उसने खुद काम छोड़ा था। मुंशी ने जुज़बुज़ होते हुए कहा। उसे इंडस्ट्रियल एरिया की किसी फैक्ट्री में ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई थी। यहाँ पर तजाद पैदा हो गया था। सलीम ने सफदर को और सफदर ने मुझे बताया था कि सलीम को ज़ेबाइश मिल से निकाल दिया गया था, जबकि मुंशी कादर खान का बयान था कि वो खुद छोड़ कर गया था। मैंने सरेदस उस मामले में उलझना मुनासिब न समझा और मुंशी से पूछा, कादर खान, क्या गोशी का असल नाम असगर अली है? जी हाँ, बिल्कुल उसका नाम असगर अली ही है, उसने जवाब दिया। फिर सफदर की तरफ देखते हुए चौंक कर मुस्तफसिर हुआ, तुम गोशी का पूछने कल भी इधर आए थे ना? मैंने तुम्हें फैक्ट्री में देखा था। गोया मुंशी काफ़ी देर से जो बात याद करने की कोशिश कर रहा था वो उसके जहन में नुमाया हो गई थी। सफदर ने उसके सवाल के जवाब में सर को अज़बाती जुम्बिश दी तो वो शाकिर नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल के जवाब नहीं दिए। कौन सा सवाल? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। मैंने पूछा था कि आप गोशी से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। वो संजीदा लहजे में बोला, गोशी सलीम का गहरा दोस्त है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और सलीम पिछले जुमा से गायब है। ओह, उसने गहरी सांस खारिज की। ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात है, जब ही तो मैं सलीम को तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे सलीम के ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर दिया। उसने गहरी संजीदगी और तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, सलीम की गुमशुदगी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है थानेदार साहब। मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ, वो आपको गोशी के घर तक पहुँचा देगा। मुमकिन है गोशी को सलीम के बारे में कोई बात पता हो या कुछ मालूमात हासिल हो जिससे आपका काम आसान हो जाए। ये आपकी मेहरबानी होगी, मैंने सादा से लहजे में कहा। और ये भी बताएं कि क्या पिछले जुमे को सलीम गोशी से मिलने यहाँ आया था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो जब से इस फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर गया है, मैंने उसे नहीं देखा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली और फिर अजाफा करते हुए बोला, मुमकिन है सलीम और गोशी फैक्ट्री के बाहर कहीं मिलते हों, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं खुद ही पता कर लूँगा। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। थानेदार साहब, आपने तो किसी खिदमत का मौका ही नहीं दिया। मुंशी कादिर बड़ी अपनायत से बोला, अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो मैं आपके लिए मौलवी के खोखे से गर्मा गर्म खाना मंगवाता हूँ। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है कादर खान, मैंने कहा। पहले काम फिर ताम। मैं सलीम वाले मामले को निपटा दूँ, उसके बाद कभी आपके पास खाना खाने भी आ जाऊँगा। वादा करें। वो कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया था। उसके इखलास और अपनायत के पेश नज़र मैंने आइंदा उसके पास आने और खाना खाने का वादा कर लिया। फिर ज़ेबाइश मिल से निकल कर आ गया। मैंने सुबह खासा तगड़ा नाश्ता किया था और दोपहर के खाने की यानी लंच में अभी काफ़ी वक्त बाकी था। लेकिन सच्ची बात यह है कि कादर खान ने जब मौलवी के खोखे के खाने का जिक्र किया तो भूख का एहसास होने लगा था। मौलवी का खोखा दर हकीकत एक ऐसा होटल था जहां खाना, चाय, सिगरेट और खाने पीने की दिगर अशिया मसलन कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही, लस्सी और बिस्किट वगैरह भी बआसानी दस्तियाब थे। मौलवी साहब जब ज़्यादा तरंग में होते थे तो पकौड़े और जलेबी वगैरह भी तैयार कर लिया करते थे। थोड़ी ही देर के बाद हम तागे में बैठकर कंगनीवाला पहुंच गए। गोशी का घर कंगनीवाला के मगरिबी हिस्से में वाक़ था। कंगनीवाला के मशरकी और मगरिबी हिस्से के दरमियान जीटी रोड रवा दवा थी। टांगा सड़क से नीचे उतरा और हमारे साथ आने वाले गाइड की रहनुमाई में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के उकुब में एक घर के सामने जाकर ठहर गया। गाइड के मुताबिक ये गोशी का घर था। मैंने गाइड को वापस जाने की इजाज़त दे दी और गोशी के घर के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। गांव, देहात और छोटे इलाकों की एक मखसूस नफ्सियात होती है। अगर यहाँ पुलिस का एक बंदा भी किसी काम पूछने आ जाए तो एक सनसनी सी फैल जाती है। यूँ ही महसूस होता है कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया हो।
लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त भी यही हुआ था। जब तक दरवाज़ा खुलता गली में दर्जन भर अफराद इकट्ठा हो चुके थे। दरवाज़ा गोशी ने ही खोला था। मैं पिछले 24 घंटों में गोशी को यानी उसकी तस्वीर को इतनी मर्तबा देख चुका था कि जैसे ही वो दरवाजे पर आया मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। हम पर नज़र पड़ते ही वो चौंक उठा। मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस था। मैं और सफदर दोनों उसके लिए अजनबी थे, ताहम उसके चौंकने का सबब यकीनन मेरी वर्दी थी। उसकी आंखों में हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात दिखाई दे रहे थे। गोशी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने बड़े हमदर्दी भरे लहजे में उससे कहा। बुखार उतरा या नहीं? मेरे पूछने का अंदाज़ ऐसा ही था जैसे मैं उसकी आदत करने आया हूँ, लेकिन वो मेरी वर्दी की वजह से खासा बितका हुआ नज़र आ रहा था। वो बोला तो उसकी आवाज़ में कपकपाहट सी महसूस हुई। आप? गोशी पुत्र, बाहर कौन है? गोशी के हुक्म में एक नुस्वानी इस्तिफसार बुलंद हुआ। जाहिर है ये उसके घर की कोई औरत रही होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गोशी, मैंने उसके खौफ को दूर करने की गर्ज से कहा। मैं इस इलाके का थानेदार मलिक सफदर हयात हूँ और तुमसे चंद ज़रूरी बातें करने आया हूँ। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह है? इससे पहले कि गोशी मेरी बात के जवाब में कुछ कहता, वो औरत सामने आ गई। फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही घबराए हुए लहजे में बोली, हाय रब्बा, पुलिस! इस अधेड़ उम्र औरत ने गोशी को पुत्र कहकर मुखातिब किया था, जिससे ये साबित होता था कि वो गोशी की माँ होगी। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उन माँ बेटे पर सूरत हाल को वाज़ेह किया। फिर कहा, डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये मामूल की कार्रवाई है। मेरी बात उनकी समझ में आ गई, लिहाजा मैं और सफदर घर के अंदर पहुंच गए। गोशी की माँ का नाम रज़िया बीबी मालूम हुआ। रज़िया ने हमें घर की बैठक में बैठाया और घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई। गोशी का बाप मोहम्मद हुसैन काम पर गया हुआ था। वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री हिजाज पॉटरी में काम करता था। हिजाज पॉटरी भी जीटी रोड पर ही वाक़ थी। गोशी अपने वालिदैन की इकलौती ज़िंदा औलाद था। इससे पहले उसके 4 भाई बहन पैदाइश के फ़ौरन बाद इंतकाल कर गए थे और गोशी के बाद कोई मज़ीद पैदा नहीं हुआ था। असगर अली उर्फ गोशी उस वक्त मेरे पास मौजूद था। मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो इस वक्त ठीक ही लग रही है, फिर तुम आज काम पर क्यों नहीं गए? मैं तो जाना चाह रहा था लेकिन अम्मा ने जाने नहीं दिया, उसने बताया। कहती है एक दिन और आराम कर लो। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, बुखार तो उतर गया है, बस कमज़ोरी बाकी है। गोशी, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं सलीम के सिलसिले में तुमसे ज़रूरी बातें करने आया हूँ। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, उम्मीद है कि तुम मेरे साथ पूरा ताउन करोगे। सलीम को हुआ क्या है जी? वो तशवीश भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने अभी तक गोशी को सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, पिछले जुमे के रोज़ सलीम ने दोपहर के बाद फैक्ट्री से छुट्टी की और अपने घर वज़ीराबाद रवाना हो गया, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा और अभी तक लापता है। क्या? मेरे इंकिशाफ ने उसे उछलने पर मजबूर कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं वही कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो हकीकत है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गोजरानवाला में सलीम की सिर्फ 2 अफराद से गहरी दोस्ती थी। एक सफदर जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, उसके साथ ही मैंने सफदर की जानिब इशारा भी कर दिया, और दूसरे तुम। सफदर सलीम की गुमशुदगी के हवाले से कुछ नहीं जानता। देखना यह है कि तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो मंगनी कराने वज़ीराबाद जा रहा था। वो इस्तेरारी अंदाज में बोला। और आप कह रहे हैं कि वो घर पहुँचा ही नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सलीम के घर वाले कह रहे हैं, मैंने वजाहत करने वाले अंदाज में कहा। वज़ीराबाद की पुलिस ने सलीम को वहाँ अच्छी तरह ढूंढ लिया है। उनका कहना है कि सलीम गोजरानवाला ही में कहीं गायब हुआ है। कल दोपहर से मैं सलीम की तलाश में घूम रहा हूँ और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद तुम तक पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम पुलिस के साथ पूरा ताउन करोगे और सलीम की तलाश के सिलसिले में मुझसे भरपूर ताउन करोगे। जनाब, सच्ची बात तो यह है कि मैं सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे तो अभी आपसे ही पता चला है। तुम्हें ये तो मालूम है ना कि वो मंगनी कराने वज़ीराबाद जाने वाला था? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जी, ये बात तो सलीम ने खुद मुझे बताई थी, उसने जवाब दिया। सलीम से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैंने उससे अपने सवालात में तेज़ी भरते हुए इस्तफसार किया।
पिछले जुमे की शाम को जनाब गोशी ने बताया। पिछले जुमे की शाम को, मैंने उसी के अल्फाज दोहराए और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, यानी जिस दिन वो फैक्ट्री से छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए रवाना हुआ था उस दिन? जी जी उसी दिन। वो जल्दी से बोला, सलीम ने मुझे बताया था कि वो अपने घर जा रहा है। क्या सलीम तुमसे मिलने आया था या तुम उसके पास गए थे? मैंने पूछा। मैं पिछले जुमे को होने वाली तुम्हारी और सलीम की आखिरी मुलाकात के बारे में पूछ रहा हूँ। वो मेरे पास आया था, उसने जवाब दिया। मैंने ज़ेबाइश मिल के मुंशी कादिर के बयान को चेक करने की गर्ज से पूछ लिया, क्या तुम लोगों ने ये मुलाकात फैक्ट्री के अंदर की थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, हम मौलवी के खोखे पर बैठे थे, चाय पी थी और गपशप की थी। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मुझे पता चला है कि सलीम पहले ज़ेबाइश मिल में ही काम किया करता था और उसी दौरान में तुम्हारी उससे दोस्ती हुई थी। फिर साल 1.5 साल पहले वो सनती इलाके वाली स्टार टेक्सटाइल मिल में चला गया। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। ज़ेबाइश मिल छोड़ने के बाद भी तुम दोनों में मेलजोल मुलाकात का सिलसिला जारी रहा था। ये बात मैंने अपने तौर पर कही थी। कभी वो यहाँ आ जाता और कभी तुम वहाँ चले जाते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मेरी बात की तायीद करते हुए बोला, ज़्यादातर वही मुझसे मिलने आया करता था, कभी कभार मैं भी उसकी तरफ चला जाया करता था। एक बात सच सच बताओ गोशी, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। सलीम ने ज़ेबाइश मिल वाली नौकरी खुद छोड़ी थी या उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था? फैक्ट्री वालों ने उसे जवाब दे दिया था, गोशी ने बड़े एतमाद के साथ कहा था। कादर खान के बयान के मुताबिक सलीम ने अपनी मर्ज़ी से फैक्ट्री छोड़ी थी, लेकिन गोशी कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैंने सनसनाते हुए लहजे में गोशी से पूछा, ज़ेबाइश मिल वालों ने सलीम को किन वजूहात के बिना पर फैक्ट्री से निकाला था? मिल में धागे की चोरी का एक वाक़या पेश आया था, गोशी ने बताया, और शख्स सलीम पर था। जब उसने चोरी का इकरार नहीं किया तो उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। तुम क्या समझते हो? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। क्या सलीम वाकई धागे की चोरी में मुलविस था? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े वसूख के साथ बोला। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ। सलीम चोर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद था या मौजूद है जो सलीम से दुश्मनी रखता है? मैंने कुरैद का सिलसिला जारी रखते हुए कहा। और उस शख्स ने किसी गहरी साजिश के तहत सलीम को फंसाने और फैक्ट्री से निकलवाने की कोशिश की थी? जी हाँ, मैं भी इसी अंदाज में सोचता हूँ, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं ऐसे किसी शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता। कादर खान के बारे में क्या ख्याल है? मैंने मायने खेज लहजे में पूछा। वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, मैं तुम्हारे मुंशी कादर खान की बात कर रहा हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। क्या वो बंदा सलीम को फैक्ट्री से निकलवाने की साजिश में मुलविस हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जनाब, वो बड़ी सादगी से बोला। कादर खान की सलीम से दुश्मनी की कोई वजह नज़र नहीं आती। फिर कादर खान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। क्या झूठ बोला? गोशी की हैरत उलझन में बदल गई। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में गोशी को बताया कि मुंशी कादर खान ने मुझे सलीम के बारे में बताया था कि उसने अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि उसे चोरी के इल्ज़ाम में फैक्ट्री से बरतरफ कर दिया गया था। गोशी ने बड़े इहतिमाम से मेरी बात सुनी और इससे पहले कि वो उस पर कोई तबसरा करता, रज़िया बीबी एक ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुई और उसने वो ट्रे हमारे दरमियान एक छोटी सी मेज़ पर रख दी। मज़कूरा ट्रे के अंदर 3 प्याली चाय और उबले हुए अंडे से भरी एक प्लेट और साथ ही काली मिर्च और नमक नज़र आ रहे थे। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है थानेदार साहब, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म अंडे भी खाएं। वो हमें बैठक में छोड़कर अचानक घर के अंदर गायब हो गई थी। उसके गायब का मकसद अब सामने आ चुका था। वो इस दौरान में चाय के साथ अंडों की तैयारी में लगी हुई थी। रज़िया बीबी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा। तुमने ख्वामख्वाह जहमत की है। लो जी, इसमें जहमत वाली क्या बात है? वो अजीब से लहजे में बोली। इतनी सर्दी में आप हमारे घर आए हैं, आपकी खातिर करना तो मेरा फ़र्ज़ है। वो यकलक खामोश हुई, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, थानेदार साहब, सब खैर खैरियत तो है ना? अम्मा, सलीम गुम हो गया है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही गोशी बोल उठा। हैं? रज़िया ने आंखें घुमाई। कहाँ गुम हो गया है? अभी तो उसने शादी भी करनी है। उसकी तो मंगनी भी नहीं हो सकी अम्मा, गोशी ने मज़ीद बताया। शादी तो बहुत आगे की बात है। थानेदार उसी को ढूंढते हुए इधर आए हैं, बता रहे हैं कि वो घर ही नहीं पहुंचा। शादी और मंगनी तो रह गई एक तरफ। घर नहीं पहुंचा?
रज़िया ने अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा। मगर यहाँ से तो वो ठीक ठाक गया था पिछले जुमे को। रज़िया की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, रज़िया बीबी वो कहाँ से ठीक ठाक गया था? यहाँ हमारे घर से जी, वो सादगी से बोली। पिछले जुम्मा को वो गोशी के साथ इधर आया था और उसने बताया था कि वो मंगनी करवाने वज़ीराबाद जा रहा है। मैंने सवालिया नज़र से गोशी की जानिब देखा। गोशी, मैंने कड़े लहजे में उसे मुखातिब करते हुए पूछा, तुम तो कह रहे थे पिछले जुमा को मौलवी के खोखे पर सलीम से तुम्हारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला थानेदार साहब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। हमने मौलवी के खोखे पर बैठकर ही गपशप की थी, फिर वो मेरे साथ घर आ गया था। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे गोशी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले मैंने उससे कोई सवाल करता, रज़िया बीबी बोल उठी, थानेदार जी, मेरे गोशी और सलीम में बड़ी गहरी दोस्ती है। वो जब भी इससे मिलने आता है इधर घर का भी चक्कर लगा लेता है। पर उसकी आवाज़ एकदम से बोझल हो गई। फिर अफसरदा लहजे में कहा, पर ये जो आपने उसकी गुमशुदगी वाली बात की है ना, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैंने तो कभी गोशी और सलीम में फ़र्क ही नहीं किया था जी, वो भी मेरे लिए बेटा ही था। रज़िया बीबी के एहसासात और जज्बात सलीम से उसकी गहरी उनसियत को जाहिर करते थे। उसकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी नहीं हुई कि सलीम अक्सर व बेशतर उनके घर आता रहता था। मगर उसके साथ साथ मैं बड़ी बारीक बिनी से गोशी के चेहरे के तासुरात का भी जायज़ा ले रहा था। मुझे महसूस हुआ कि उसने सलीम के यहाँ आने वाली बात दानिस्ता मुझसे छुपाई थी, और जब उसकी माँ ने उसी बात का जिक्र किया तो मुस्तरिब दिखाई देने लगा था। उसका रवैया शक्कों को शुबहात में मुब्तला करने वाला था। मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया और रज़िया बीबी से कहा, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं सलीम को ढूंढ लूँगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे जी, वो दुआया अंदाज में छत की तरफ देखते हुए बोली। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया और उसने जल्दी से इजाफा किया, चाय और अंडे पड़े पड़े ठंडे हो रहे हैं, आप उनसे निपटे, मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आती हूँ। मुझे कुछ और की कतन कोई तलब नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि उन लम्हात में मैं यही चाहता था कि वो थोड़ी देर के लिए चली जाए। मैंने गोशी के अंदाज़ में जो पुरस्रारियत देखी थी वो इस बात की मुतकाज़ी थी कि मैं गोशी से तन्हाई में चंद बातें कर लूँ, और ये उसी वक्त मुमकिन था जब बैठक में रज़िया और सफदर मौजूद ना हो। रज़िया तो खुद ही चली गई थी। मैंने सफदर की तरफ देखते हुए कहा, सफदर ज़रा बाहर घूम फिर आओ, मेला वगैरह देखो, चाहो तो तुम जाकर तांगे में बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से फारिग होकर बाहर आ रहा हूँ। सफदर खामोशी से उठा और बेचू चीरा बैठक से निकल गया। गोशी मेरी इस कार्रवाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब हम दोनों के सिवा बैठक में कोई मौजूद न रहा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, गोशी अब तो तुम मुतमईन हो ना? जी। वो उलझन ज़दा सहमी हुई नज़रों से मुझे तकने लगा। क्या मतलब है आपका थानेदार साहब? मतलब तुम अच्छी तरह समझ गए हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि मैं अब जो भी सवाल करूं तुम उसका सीधा और खरा जवाब दो, वरना। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसे घूरा, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ थाने ले जाने पर मजबूर हो जाऊँगा। आप डराने वाली बातें क्यों कर रहे हैं थानेदार साहब? वो आजिज़ी से भरे अंदाज में बोला। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैंने अभी तक आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। आप ख्वामोख्वाह मुझ पर शक कर रहे हैं। तुमने कुछ नहीं किया और मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोला, तो फिर इस कदर डर क्यों रहे हो? मैंने बदस्तूर उसे तेज़ नज़र से घूरते हुए पूछा। और ये शक वाली बात तुमने क्या कर दी? मैं किस बात के लिए तुम पर शक कर रहा हूँ? वो जी, मुझे ऐसा लगा था आप सलीम की गुमशुदगी का ज़िम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। वो अटक अटक कर बोला। तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने सख्त लहजे में इस्तिफ़सार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। मैं सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने आखिरी मरतबा उसे ज़िंदा सही सलामत अपने घर में से रुखसत किया था। उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। तुमने आखिरी बार सलीम को जुमे की शाम देखा था, मैंने उसे अपने जाल में लाते हुए कहा। पहले तुम लोगों ने मौलवी के खोखे पर बैठकर गपशप की थी, फिर वो तुम्हारे साथ घर आ गया था और उससे पहले भी यहाँ आता रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए बोला। फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? मैंने कड़े लहजे में इस्तिफ़सार किया। ये तो तुम्हारी माँ की ज़ुबानी पता चला कि वो पिछले जुमे की शाम तुम्हारे घर भी आया था।
मैं सलीम वाले मामले को खोलना नहीं चाहता था, वो डरे सहमे लहजे में बोला। सलीम वाले मामले को? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसा कौन सा मामला था उसका? अगर ये बात आप अपने तय रखें तो मैं बताता हूँ, वो मोहतात अंदाज में बोला। मैंने उसकी ज़ुबान खुलवाने की गर्ज से निहायत ही दोस्ताना अंदाज में कहा, ठीक है, जो कुछ तुम बताओगे मुझे, मैं उसका जिक्र किसी से नहीं करूँगा। समझ लो कि ये बात किसी अहम राज की तरह सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात नमूदार हुए जैसे वो कोई सनसनीखेज़ इंकशाफ करने जा रहा हो। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए उन अल्फाज में इजाफा किया, तुम हर फिक्र से बेनियाज होकर मुझसे हर किस्म की बात कर सकते हो। आप अम्मा को भी नहीं बताएंगे ना? मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई, बिल्कुल नहीं। बात दरअसल ये है जनाब के, वो बड़ी एहतियात के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। सलीम कंगनीवाला की एक लड़की से मोहब्बत करता था। अब आया था कहानी में एक जज्बाती और वलवला अंगेज़ मोड़। मेरे रगो पे में एक नई तवानाई सरायत कर गई। मैंने उसे टटोलने वाली नज़र से देखा और आवाज़ दबाकर पूछा, गोशी, सलीम किस लड़की से मोहब्बत करता था? चंदा से, उसने बताया। चंदा कौन? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। चंदा का असल नाम तो खालिदा है जी, गोशी ने जवाब दिया। वो इधर कंगनीवाला में ही रहती है। तो सलीम जब भी कंगनीवाला आता था वो चंदा ही के चक्कर में आता था? जी यही बात है, उसने इस बात में सर हिलाया। हम तो कंगनीवाला से बाहर कहीं भी मिल सकते थे, इसके लिए सलीम का यहाँ आना ज़रूरी नहीं था। तो क्या पिछले जुम्मे की शाम भी सलीम चंदा से मुलाकात करने के लिए कंगनीवाला आया था? जी हाँ, आखिरी मुलाकात करने, उसने पज़मुर्दा लहजे में बताया। आखिरी मुलाकात? मैंने शक ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। कहीं तुम ये तो नहीं बताना चाह रहे कि सलीम की मोहब्बत के जवाब में चंदा ने उससे प्यार नहीं दिया था या उससे प्यार नहीं करती थी? उसकी तरफ से मायूस होने के बाद सलीम ने अपनी ताया की लड़की जरीना से शादी करने का फ़ैसला किया था और यही बात बताने के लिए वो आखिरी दफ़ा चंदा से मिलने आया था? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मेरे अंदाजे की नफ़ी करते हुए कहा। जितनी शिद्दत से सलीम चंदा को चाहता था, चंदा के दिल में भी सलीम की उतनी ही चाहत थी। और वो फिर? मैं उसकी बात काटते हुए बोला, जब वो दोनों एक दूसरे से इस दर्जे की मोहब्बत करते थे तो फिर सलीम ने अपनी तायाजात से मंगनी का फ़ैसला क्यों किया था? उसकी वजह चंदा की माँ बिल्किस है जनाब। चंदा की माँ? क्या कहना चाह रहे हो? मैंने उसे घूरा। बिल्किस सलीम को पसंद नहीं करती थी और ये बात उसने काफ़ी अरसे के बाद बताई थी, गोशी वजाहत करते हुए बोला। इसीलिए सलीम ने चंदा की तरफ से मायूस हो जाने के बाद अपनी तायाजात से शादी करने का फ़ैसला कर लिया था और पिछले जुम्मे को वो यही बताने बिल्किस के पास आ गया था। इसके बाद सलीम के साथ क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं तो यही समझ रहा था कि वो वापस चला गया होगा। इसकी मंगनी हो गई होगी और वो किसी वक्त भी मुझसे मिलने यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसके बदले आप आए और वो भी सलीम की गुमशुदगी की ख़बर के साथ। ये तो मैं पता कर लूँगा कि बिल्किस के घर में सलीम के साथ क्या वाक़या पेश आया होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है गोशी। मेरी कौन सी बात आपको उलझा रही है थानेदार साहब? वो सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया है कि चंदा की माँ बिल्किस सलीम को पसंद नहीं करती थी और ये बात उसने काफ़ी अरसे के बाद बताई थी। मैंने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? जनाब, ज़ेबाइश मिल में सलीम से मेरी दोस्ती हुई थी, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर जब वो मेरे साथ कंगनीवाला आने लगा तो यहाँ चंदा से उसका ताल्लुक़ कायम हो गया। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए और सलीम ने चंदा के घर आना जाना शुरू कर दिया। चंदा के घर जाना शुरू कर दिया? मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या बिल्किस को इस बात पर एतराज़ नहीं हुआ? यही तो सारा मसला है जनाब, वो अपनी बात पर ज़ोर देते हुए बोला। चंदा का बाप नहीं है। कुछ अर्सा पहले उसके बाप नज़ीर हुसैन का इंतकाल हो गया था। ये 3 साल पहले की बात है। उसके बाद चंदा और बिल्किस ही घर के 2 फ़र्द हैं। जब सलीम का चंदा के साथ नया सिलसिला शुरू हुआ तो बिल्किस को उनकी मोहब्बत पर कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए सलीम उनके घर भी चला जाया करता था। इस दौरान में सलीम ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दोनों माँ बेटी पर खर्च किया, लेकिन फिर अचानक चंदा की माँ ने आंखें फेर ली और ये ऐलान कर दिया कि वो सलीम को सख्त नापसंद करती है, लिहाजा वो चंदा का ख्याल दिल से निकाल दे और कभी इधर का रुख न करे। इस इतनी बड़ी तब्दीली का कोई तो सबब होगा गोशी, मैंने इसरारी अंदाज में कहा, और मुझे यकीन है वो सबब तुम्हें मालूम होगा।
मैंने गोशी से ये बात एक ख़ास सोच के तहत कही थी। गोशी ने मुझे बिल्किस के बारे में जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में मेरे जहन में बिल्किस की शख्सियत का एक मखसूस खाका सा बन गया था। इस किस्म की एकाध औरतें हर मोहल्ले में मौजूद होती हैं जो अपनी बेटी के ज़रिए मुख्तलिफ़ नौजवानों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे माल बटोरती हैं, यानी एक वक्त में एक नौजवान। जब देखा कि नौजवान की मोहब्बत उरूज तक पहुंच चुकी है और वह अब शादी के लिए बेचैन हो रहा है, तो उसे दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है और किसी दूसरे नौजवान को उल्लू बनाने का अमल शुरू किया जाता है। मुझे यकीन था कि सलीम के मामले में भी यही हुआ होगा, लेकिन गोशी के जवाब ने मेरे अंदाजे की धज्जियाँ उड़ा दी। जी हाँ जनाब, वो सबब मुझे मालूम है, वो बड़े एतमाद के साथ बोला, और उस सबब का नाम है फ़ज़ल करीम। फ़ज़ल करीम? मैंने उसी के अल्फाज को चबाकर अदा किया। क्या ये भी सलीम की तरह का कोई आशिक मिजाज जवान है जिसे चंदा से अफलातूनी किस्म की मोहब्बत हो गई है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये कोई दूसरा ही चक्कर है। दूसरा चक्कर? मैंने तशवीश भरी नज़र से गोशी की तरफ देखा। ये तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो? फ़ज़ल करीम एक पक्की उम्र का बंदा है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। उसका बिल्किस के घर आना जाना है, चंदा उसे चाचा जी कहती है। ये सारी गड़बड़ उसी की वजह से हुई है। उसी के कहने पर बिल्किस ने सलीम की तरफ से रुख फेरा था। क्या फ़ज़ल करीम नामी ये बंदा इन लोगों का रिश्तेदार नहीं है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, ये तो किसी और इलाके का रहने वाला है। खुद को बिल्किस के घर वाले मरहूम नज़ीर हुसैन का दोस्त बताता है। मुझे तो फ़ज़ल करीम पर शक है जनाब। किस किस्म का शक? मैंने पूछा। ज़रा खुलकर बताओ गोशी। मुझे लगता है चंदा पर उसकी बुरी नज़र है, वो डरामाई अंदाज में बोला। इसीलिए उसने सलीम का रास्ता काटने के लिए बिल्किस के कान भरे हैं। मैंने मायनी खेज़ अंदाज में हुनकारा भरा। इसका मतलब है सबको बारी बारी चेक करना पड़ेगा। आपका जो दिल चाहे करे, वो मोहताज अंदाज में बोला। लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मुझे यहीं कंगनीवाला में रहना है। फ़ज़ल करीम कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो मेरे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मेरी तफ्तीशी कार्रवाई से तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। अब ज़रा ये बता दो कि फ़ज़ल करीम का ताल्लुक़ किस इलाके से है? मुझे जहाँ तक पता है वो ख्याली का रहने वाला है, उसने मुझे बताया। ख्याली कंगनीवाला से जुनूब में मगरिब में वाक़ एक गांव था और कंगनीवाला से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैंने पूछा, क्या ये फ़ज़ल करीम रोज़ाना बिल्किस के घर आता है? तकरीबन रोज़ाना, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। उमूमन वो किस वक्त बिल्किस के घर आता है? मैंने ज़्यादातर उसे शाम में या रात में आते देखा है, उसने बताया। वो रात को देर से वापस जाता है। ज़रा सोच कर बताओ, पिछले जुमे को फ़ज़ल करीम बिल्किस के घर आया था? मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए पूछा। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारा दोस्त सलीम अपनी महबूबा चंदा से आखिरी मुलाकात करने आया था। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। उस दिन सलीम मेरे साथ ही घर आया था। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद वो चंदा की तरफ चला गया था। मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकला और रात का खाना खाने के बाद जल्दी सो गया था। क्या सलीम चंदा के घर से वापसी पर तुमसे मिलकर गया था? नहीं जी, उसने अफी में गर्दन हिलाई। वो जाते हुए मुझसे कह गया था कि वो वापसी पर सीधा शरीफपुरा वाले घर जाएगा और अगले दिन यानी हफ्ते की सुबह वो वज़ीराबाद रवाना हो जाएगा। ये बिल्किस और चंदा कंगनीवाला में किस तरफ रहती हैं? मैंने गोशी से आखिरी सवाल किया। आटे वाली चक्की के पास, उसने जवाब दिया। चंदा का बाप नज़ीर हुसैन उस चक्की का मालिक था। जब तक वो ज़िंदा रहा वो ये चक्की चलाता रहा। उसने अपनी मदद के लिए एक मुलाजिम भी रखा हुआ था। नज़ीर हुसैन की मौत के बाद कुछ अरसे तक तो चक्की बंद रही, फिर बिल्किस ने उसी मुलाजिम के ज़रिए चक्की का काम शुरू करा दिया। मुलाजिम के पास उस काम का तजुर्बा था, उसने अपनी मदद के लिए एक और मुलाजिम रखा हुआ है। चक्की की आमदनी में से आधा बिल्किस को मिलता है और आधा वो शख्स ले जाता है जो किसी ज़माने में नज़ीर हुसैन का मुलाजिम हुआ करता था। अब उसकी हैसियत ठेकेदार की सी है। इधर गोशी की बात ख़त्म हुई, उधर उसकी माँ बैठक में दाखिल हुई। उसने हाथ में एक प्याला और चंद प्लेटें उठा रखी थी। इस सामान को वो मेज़ पर रखते हुए बोली, थानेदार जी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लेकर आई हूँ, और वो भी गर्मा गर्म। थोड़ी देर में गोशी का बाप भी कारखाने से आ जाएगा। वो बोलते बोलते अचानक रुकी, फिर हैरत भरे अंदाज में बोली, वो लड़का कहाँ गया जो आपके साथ आया था? उसका इशारा सफदर की जानिब था। मैंने खड़े होते हुए कहा, वो बाहर जा चुका है और मैं भी जा रहा हूँ। गाजर का ये गर्मा गर्म हलवा तुम गोशी के बाप को खिलाना।
बेचारा थका हारा कारखाने से आएगा, उसे गर्म हलवे की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो इसरार करती रह गई, मैं थोड़ा बहुत तो खाकर जाऊं, मगर गोशी की ज़ुबानी जितनी सनसनीखेज़ मालूमात मुझ तक पहुंची थी, उसने मुझे अंदर और बाहर से बेचैन कर रखा था। मैं पहली फुर्सत में बिल्किस का इंटरव्यू करना चाहता था, लिहाजा गोशी के घर में मस्जिद रुकना वक्त ज़ाय करने से मुतराविफ था। चुनांचा मैंने खूबसूरती के साथ रज़िया बेगम की पेशकश को मुस्तरद किया और उसके घर से बाहर निकल आया। उस वक्त शाम हो रही थी जब मैं बिल्किस के दरवाजे पर पहुंचा। मौसम सरमा में, खुसूसन जनवरी के महीने में 5 बजे तक सूरज गुरूब हो जाता था। यूँ समझे कि 4 बजे के बाद शाम का सा समा ही होता था। मैंने सफदर को तांगे ही में बैठा छोड़ दिया था। हमारा तांगा चक्की से थोड़े फासले पर रुका था। रज़िया बीबी की गर्मा गर्म हलवे वाली पेशकश को ठुकराने का मुझे अफसोस तो हुआ था। मेरे इनकार से यकीनन उसका दिल तो टूटा होगा, मगर मैं मजबूर था। फ़र्ज़ की राह में मैं किसी चीज़ को खुद पर हावी नहीं होने देता था। गोशी के घर से निकलते वक्त मैंने बड़े वाज़े अंदाज में सफदर से कह दिया था कि उसका काम ख़त्म हो चुका है, वो चाहे तो वापस घर जा सकता है, लेकिन उसने मेरे साथ ही रहने को तरजीह दी। उसकी 2 बुनियादी वजह थी। एक तो ये कि वो सलीम का सच्चा दोस्त था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द दस्तयाब हो जाए। दूसरे, उसे इस तफ्तीशी कार्रवाई से मज़ा आ रहा था। सनसनीखेज़ दिलचस्पी उसकी आंखों और चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। मेरी दस्तक के जवाब में एक औरत ने दरवाज़ा खोला। अगलब इम्कान यही था कि वो चंदा की माँ बिल्किस होगी। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान नज़र आती थी, ताहम उसने ख़ुद को खासा संभाल रखा था। दरवाज़ा खोलकर उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने जल्दी से कहा, क्या तुम बिल्किस हो, मरहूम नज़ीर हुसैन की बीवी? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर उलझनज़दा लहजे में पूछा, आप कौन हैं और मेरे दरवाज़े पर क्यों आए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पुलिस को हमारा दरवाज़ा खटखटाना पड़े। इस दौरान में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से आइंदा का लाएअमल तैयार कर चुका था। गोशी ने बिल्किस के हवाले से मुझे जो मालूमात फराहम की थी, उनके मुताबिक वो एक शातिर औरत थी, लिहाजा उसे शिकस्त देने के लिए कोई गहरी चाल चलने की ज़रूरत थी, और मैं उन लम्हात में ऐसे ही तर्ज अमल का फ़ैसला कर चुका था। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे दरवाजे तक आने का ये मकसद नहीं कि तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक ख़तरनाक कातिल से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। ख़तरनाक कातिल? उसकी आंखों और चेहरे पर खौफ के साये लहराने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे पूरी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और ये बातें गली में खड़े खड़े नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे घर में बैठकर? जी, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। आप अंदर आ जाएं थानेदार साहब। 1 मिनट के बाद मैं बिल्किस की बैठक में उसके सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उलझन और खौफ की मिली जुली अलामात थी। इस्तरारी लहजे में उसने इस्तिफसार किया, आप किस कातिल की बात कर रहे हैं थानेदार साहब? मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, उस ख़तरनाक मुजरिम का नाम शाहू खान है। वो किराए का कातिल है और किसी की भी जान लेने के लिए एक लम्हे को नहीं हिचकिचाता। लेकिन वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली, हमने शाहू खान का क्या बिगाड़ा है? वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मैं तो किसी शाहू खान को जानती भी नहीं हूँ। शाहू खान भी तुम्हें नहीं पहचानता। मैंने उसके खौफ में इजाफा करते हुए कहा, वो किराए का कातिल है। जिस शख्स ने शाहू खान को यहाँ भेजा है वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी चंदा को अच्छी तरह जानता है। कौन है वो सरासीमा आवाज़ में बोली, उसका नाम जमशेद है। मैंने अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जमशेद को भी नहीं जानती होगी। ये जमशेद सलीम का बहुत गहरा दोस्त है। सलीम का नाम सुनकर बिल्किस को एक झटका सा लगा। उसके चेहरे पर जर्दी खंड गई थी। मैं किसी सलीम को नहीं जानती, हमारा किसी सलीम से कोई वास्ता नहीं। आप गलत जगह पर आ गए हैं थानेदार साहब। बिल्किस की घबराहट को देखकर मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो सलीम की गुमशुदगी के राज से वाकिफ़ थी। मैंने उसे मज़ीद डराकर सच उगलवाने की कोशिश करते हुए कहा, बिल्किस बीबी, मेरी सारी ज़िंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में गुजरी है, लिहाजा ये तो सोचना भी नहीं कि मैं गलत दरवाजे पर आ गया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। सलीम ने अपने दोस्त जमशेद को अपने और तुम्हारी बेटी चंदा के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ बता रखा है। जमशेद ये भी जानता है कि पिछले जुमे की शाम सलीम तुम्हारे घर आया था और उसके बाद से वो गायब है। जमशेद को यकीन है कि तुम लोगों ने ही सलीम को गुम किया है। जमशेद बहुत ख़तरनाक इंसान है। उसने अपने एक जानने वाले जुराइम पेशा शख्स
शाहरुख खान को तुम्हें कत्ल करने के लिए रवाना कर दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे अपने ज़राए से पता चल गया और कातिल शाहरुख खान से पहले मैं यहाँ आ गया हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तुम माँ बेटी का सच्चा खैरख्वाह हूँ। मेरी मौजूदगी में बड़े से बड़ा और ख़तरनाक से ख़तरनाक मुजरिम भी तुम लोगों का बाल भी बेका नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ़ एक शर्त पर तुम लोगों की हिफाजत कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? तो मुझे ठीक ठीक बता दो कि मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पिछले जुमे की शाम इस घर में सलीम के साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं किसी सलीम को नहीं जानती। वो हकलाने लगी। बिल्किस की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बैठक का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और खुले हुए दरवाजे में से एक खूबसूरत और जवान लड़की अंदर दाखिल हुई। वो बिल्किस से गहरी मुशाबहत रखती थी। मुझे ये समझने में कोई मुश्किल पेश ना आई कि ये बिल्किस की बेटी चंदा है। अम्मी, थानेदार जी को सब कुछ सच सच बता दो, चंदा ने पुरजोश अंदाज में कहा। अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर मेरी ज़ुबान खुल जाएगी। तफ्तीशी एतबार से सूरत हाल में अचानक एक खुशगवार तब्दीली आ गई थी। चंदा के अंदाज से यही जाहिर होता था कि वो दरवाजे से लगी मेरी और बिल्किस की गुफ्तगू सुन रही थी और उसके तेवर बता रहे थे कि उसके सीने में कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। क्या तुम चंदा ही हो? मैंने इस दिलकश लड़की की तरफ देखते हुए कहा। जी थानेदार साहब, वो जल्दी से बोली। बेटी, तुम मुझे बताओ हकीकत क्या है? मैंने शफ़क़त भरे लहजे में कहा। अगर तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है तो मैं तुम्हें हर मुसीबत और हर आफत से बचा लूँगा। चंदा के ज़ब्त के सारे बंधन खुल गए। बिल्किस के ना करने के बावजूद भी उसने मुझे पिछले जुमे उसके घर में पेश आने वाले वाक़े से तफसीलन आगाह कर दिया। मैं यहाँ उसके बयान का खुलासा पेश करता हूँ। चंदा को सलीम से सच्ची मोहब्बत थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर इसका नामो नेहाद चाचा फजल करीम भी उस पर दांत तेज कर रहा था। बिल्किस की पता नहीं कौन सी कमज़ोरी फजल करीम के हाथ में थी कि वो बेचुओ चिरा उसके हर बात को मान रही थी। फजल करीम ही की इमा पर उसने सलीम को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन सलीम भी अपनी ज़िद का पक्का था। पिछले जुमे की शाम वो बिल्किस से ये कहने आया था कि वो अगर अब भी उसकी और चंदा की शादी के लिए राज़ी हो जाए तो वो अपनी मंगनी का प्रोग्राम कैंसिल करा देगा, जो कि सरासर उसके घर वालों की ख्वाहिश पर हो रही है। सलीम तो सिर्फ़ और सिर्फ चंदा ही से शादी करना चाहता था। सलीम और बिल्किस के दरमियान बहस व तकरार जारी ही थी कि फजल करीम आ गया। सलीम को चंदा की ज़ुबानी फजल करीम के अज़ाइम की खबर हो चुकी थी और वो उस शख्स से नफ़रत करने लगा था। फजल करीम भी सलीम को सख्त नापसंद करता था। इस मौके पर सलीम और फजल करीम में भी अच्छी खासी तर्क कलामी हो गई। थोड़ी देर के बाद सलीम गुस्से से उठा और घर से निकल गया। उसके पीछे फजल करीम भी ये कहते हुए रुखसत हो गया, बिल्किस, इस खर दिमाग पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ चंदा को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन फजल करीम की बदकिस्मती के अभी मैं बिल्किस के घर में मौजूद था कि वो भी वहाँ आ गया। लोहा गर्म था। मैंने कड़े अंदाज में जब फजल करीम से सलीम के बारे में पूछगछ की तो वो उल्टा मुझे धमकाने की कोशिश करने लगा। नतीजे के तौर पर मैंने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ थाने लेकर आ गया। हालात व वाक़यात की रोशनी में सलीम की गुमशुदगी का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फजल करीम ही नज़र आता था। मैंने उसे हवलदार नबी बख्श के हवाले करते हुए ये ताकीद भी की थी कि सुबह से पहले इस बंदे की ज़ुबान खुल जानी चाहिए। अगली सुबह हवलदार ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि फजल करीम बंदे दा पुत्र बन गया है और वो हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है। बयान रिकॉर्ड कराने से मुराद बयान कलमबंद करना है। मैंने उसका इकरार जुर्म कलमबंद कर लिया। वाक़यात के मुताबिक पिछले जुमे की रात फजल करीम ने सलीम का ताक़ुब किया था और एक वीरान मुकाम पर घेर कर उसे कत्ल कर डाला था। फिर उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया था ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। ये नाला जीटी रोड के मुतवाज़ी चलता था। अगले रोज़ मैंने कोशिश करके सलीम की लाश को ढूंढ निकाला। गंदे नाले के अंदर पानी का बहाव बहुत सुस्त रफ्तार था, लिहाजा लाश को जहाँ फेंका गया था वो उधर ही पड़ी थी। जब ख्याली वालों को पता चला कि फजल करीम ने कंगनीवाला में कौन सा कारनामा अंजाम दिया है तो उन्हें यकीन ना आया। फजल करीम अपने इलाके में बड़ा नेक नाम था। इंसान को नेक नाम से ज़्यादा नेक काम होना चाहिए, क्योंकि नाम से ज़्यादा इंसान का अमल अहम होता है। बहादुर अली नाम रख लेने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। नाम की अपनी अहमियत है, मगर अमल और फ़ेल की बराबरी मुमकिन नहीं। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। नाम को तो तब्दील किया जा सकता है, लेकिन आमाल और अफ़आल तो अपनी ज़ुबान आप बोलते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी हो जाती है ख़त्म। मलिक सफदर साहब ने निकाल लिया ढूंढकर उस खूनी को।
लेकिन क्या उसने सही किया था? इस तरीके से करना चाहिए था। जब वो चला जा रहा था तो उसे छोड़ देते, वो तो चला जाता मंगनी करने के लिए, फिर क्या ज़रूरत है उसे कत्ल करने की? इसलिए ना पराई औरतों की तरफ है ना, ये मर्दों का जब ध्यान चला जाता है ना, तो इन लोगों के ना दिमाग है ना तो चले जाते हैं क्या पता कहाँ पर। किस तरीके की हरकत। एक जवान लड़का जो घर का इकलौता बेटा था, जो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सकता था ठीक ठाक, उस लड़की को छोड़कर, उस लड़की को भूलकर, नहीं करनी थी शादी तो नहीं करते उससे शादी, छोड़ चला जा रहा था ना वो अपने रास्ते, और उसको मार के और उसको गटर में, उसको गंदे नाले में फेंक दिए इस नालायक आदमी ने। चलिए, सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा मिल ही जाती है, इसको भी मिल गई है, उसको भी अल्लाह फांसी ही हो जाती हो तो अच्छा है। चलिए फिर देखते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में क्या होता है। तो आप लोग इसी तरह सुनते रहिए, और आप लोग सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सुनते वक्त ही लाइक कर दिया करें। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।